अस्सलाम वालेकुम बेटा, क्या हाल है आपका? ठीक है। अच्छा, ये मेरे पास पेपर है, अनसॉल्व्ड है, प्रिंसिपल ऑफ अकाउंटिंग इंटर पार्ट 1 2022 का, लाहौर बोर्ड का है। हम इसका पार्ट 1 जो है ना, जिसमें क्वेश्चन नंबर 2 और 3 हैं, ये नहीं करेंगे। तो 1 बाय 1 शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। अच्छा, पार्ट 2 में इन्होंने लिखा होता है कि अटेम्प्ट एनी 3 ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चंस। इसमें टोटल 6 क्वेश्चंस हैं, 4, 5, 6, 7, 8 और 9 तक ये क्वेश्चंस हमारे पास मौजूद हैं। तो टोटल 6 क्वेश्चंस बनते हैं, इसमें से हम लोगों ने सिर्फ 3 अटेम्प्ट करने हैं। तो जो क्वेश्चन नंबर 4 है, ये लिखा हुआ है कि रिकॉर्ड द फॉलोइंग ट्रांजैक्शंस इन जनरल जर्नल ऑफ इरफान ट्रेडर्स होगा। तो अगर ये 10 एंट्रीज़ हैं तो हर एक एंट्री के ठीक होने पर आपको 2 मार्क्स मिलेंगे। ठीक है जी। तो हम लोग शुरू करते हैं। ये हमारे पास एक जो पैटर्न है जर्नल का, उसमें सबसे ऊपर आप इरफान का लिख लेंगे नाम, ठीक है ना, इरफान ट्रेडर्स। इरफान ट्रेडर्स और ये इसका जर्नल है। तो यहाँ पर पहला कॉलम जो है वो डेट का होगा, देन उसके बाद डिटेल्स हैं, फिर लेजर फोलियो यानी कि लेजर में इस ट्रांजैक्शन जो भी यहाँ पे रिकॉर्ड होगी उसका कौन सा पेज नंबर है वो यहाँ पे लिखा जाता है। लेकिन आपके ये आउट ऑफ स्कोप है, प्रैक्टिकल फील्ड में, प्रैक्टिकल लाइफ में हम इसको लाजमी यहाँ पर लिखते हैं। फिर ये 2 कॉलम्स हैं, पहला कॉलम डेबिट का है, दूसरा जो कॉलम है वो क्रेडिट का है। ठीक है, इसमें अपने अमाउंट लिख लेनी है और नीचे साथ अपने करेंसी ज़रूर लिखनी है। पहली एंट्री लिखी हुई है कि स्टार्टेड बिजनेस विद कैश ₹90,000। तो हम लोग बात को समझ लेते हैं। यहाँ पे ये लिखा हुआ है, यहाँ पे तो अब इस एंट्री में हमने देखना सबसे पहले ये है कि इसमें कौन कौन से अकाउंट्स इन्वॉल्व हैं। एक तो इसमें अकाउंट इन्वॉल्व है ये कैश का, और दूसरा जो चूँकि बिज़नेस को स्टार्ट किया है तो जो दूसरा अकाउंट होगा वो डेफिनेटली जो है ना वो कैपिटल अकाउंट होगा बेसिकली। ठीक है, मैं यहाँ पर बता दूं कि हम लोग जहाँ इस क्वेश्चंस को जब कर रहे हैं तो हम लोग जो कॉन्सेप्ट यूज़ करेंगे वो कॉन्सेप्ट्स हम लोग इंक्रीज़ और डिक्रीज़ का यूज़ करेंगे। यानी कि एसेट्स बिज़नेस के होते हैं और एक्सपेंसेस होते हैं। ठीक है, और इसके अलावा आपकी जो लायबिलिटीज़ हैं वो होती हैं, और इसके अलावा आपकी इनकम्स या रेवेन्यूज़ होंगी वो लिखी जाएंगी, और कैपिटल लिखा जाएगा। ये बेसिकली जो है वो हम लोग 5 अकाउंटिंग हेड बनाते हैं। तो इसमें हम लोग ये जो एसेट्स और एक्सपेंसेस हैं, जब ये इंक्रीज़ करेंगे तो ये हमेशा डेबिट होंगे, और इसका ऑपोजिट डेफिनेटली यही है कि जब ये डिक्रीज़ करेंगे तो क्रेडिट करेंगे। इसी तरीके से और हम लोग सिर्फ एक ही साइड याद रखेंगे, जो ये वाली तीनों चीज़ें हैं ये हम जानते हैं कि जब ये इंक्रीज़ करती हैं तो ये हमेशा क्रेडिट होती हैं। तो इसका जो ऑपोजिट है वो यही है कि जब ये डिक्रीज़ करेगा तो डेबिट होगा। अच्छा, इसमें आईकॉम के लिए मैं थोड़ी सी चीज़ यहाँ पर इजाफ़ा कर लेता हूँ, वो है यहाँ पर ड्राइंग्स का हम लोग इसके साथ ही ऐड कर लेते हैं, ड्राइंग्स का अकाउंट। तो ड्राइंग्स अकाउंट की जो नेचर है वो भी इसी तरह की होती है, लेकिन ये जो ड्राइंग अकाउंट है ये आपको पता है कि ये बेसिकली कैपिटल अकाउंट का कंट्रा अकाउंट होता है। यानी कि इसका डायरेक्ट इफ़ेक्ट जो है ना वो रिलेशनशिप वो कैपिटल अकाउंट के साथ होता है। खैर, ज़्यादा डिटेल में हम लोग अब मेरी जो बाकी वीडियोज़ हैं वहाँ पर आप जाके देख सकते हैं इन तमाम चीज़ों की डिटेल, यानी कि ये क्या है। तो हम लोग देखते हैं जी, कैश हमारा एसेट होता है और ये कैपिटल अकाउंट है। तो अब हम देखेंगे कि इस ट्रांजैक्शन की वजह से बिज़नेस, हाँ, इसमें जो और बहुत ज़्यादा अहम बात है वो ये वाली है कि आपने जब भी अकाउंटिंग ट्रांजैक्शंस पास करनी है, यानी कि ये जो जर्नल एंट्रीज़ आपने बनानी है या कोई भी काम आपने करना है अकाउंटिंग में, तो आपने कभी भी अपने आप को बिज़नेस का ओनर नहीं समझना। आप अपने आप को
कारोबार बिज़नेस समझेंगे, तो जब आप अपने आप को बिज़नेस समझ के आप एंट्रीज़ को रिकॉर्ड करेंगे, जर्नल एंट्रीज़ पास करेंगे, तो आपकी एंट्रीज़ इंशाल्लाह ताला हमेशा ठीक होंगे। ठीक है, तो अगर मैं अपने आप को कारोबार समझता हूँ तो अब इस ट्रांजैक्शन की वजह से ये जो कैश है हमारा हमारे बिज़नेस में, यानी कि मेरे पास, यानी कि मैं अगर कारोबार हूँ तो मेरे पास आया है, तो कैश मेरे पास इंक्रीज़ हो गया, यानी कि हमारा एसेट जो है ना वो बेसिकली इंक्रीज़ कर गया। और इसी तरीके से जो कैपिटल है वो भी हमारा इंक्रीज़ कर गया यहाँ पे। अब हमें पता है कि जब एसेट्स इंक्रीज़ करते हैं, तो हम उनको डेबिट करते हैं, तो हम इसको यहाँ पर डेबिट कर लेते हैं। और हमें ये पता है कि जब कैपिटल हमारा इंक्रीज़ करेगा तो हम इसको क्या करते हैं, हमेशा क्रेडिट करते हैं, तो हम इसको क्रेडिट कर देंगे। तो अब उसके हिसाब से हमें पता है कि जो सबसे पहली जो लाइन है हम उसमें डेबिट वाला अकाउंट लिखेंगे, यानी कैश अकाउंट, यानी कि अपना जो कैश अकाउंट है ये लिख लेंगे यहाँ पर। कैश अकाउंट, और थोड़ी सी जगह छोड़ के तो यहाँ पर हम लोग लिख लेंगे कैपिटल अकाउंट दूसरी लाइन के अंदर। और ये चूँकि अमाउंट 90,000 की है, तो हम लोग यहाँ पर जो है वो 90,000 की अमाउंट डेबिट कर लेंगे। और कैपिटल के सामने भी हम लोग जो है ना वो 90,000 की अमाउंट यहाँ पर लिख देंगे। और यहाँ पे छोटी सी इसकी नरेशन यहाँ पे लिख देंगे, वो चाहे आप यही लिख लें। ठीक है, स्टार्टेड बिजनेस। ठीक है, चलें विद कैश भी लिख लेते हैं साथ। तो ये हम लोग यहाँ पर, अच्छा जो डेट लिखी हुई वो यहाँ लिखनी है, लेकिन चूँकि मैंने यहाँ पे डेट नहीं लिखी बल्कि यहाँ पर नंबर दिया हुआ है, तो मैंने नंबर लिख लिया। तो अब दूसरी एंट्री है। अच्छा, दूसरी एंट्री में हम लोग आए तो ये लिखी हुई है कि परचेज्ड गुड्स ऑन अकाउंट ₹60,000। परचेज्ड गुड्स ऑन अकाउंट ₹60,000। मैं चलो दूसरे पेज पे आ जाता हूँ, तो यहाँ लिख लेते हैं तो यहाँ हम देख लेते हैं कि जो परचेज़ेस लिखी हुई है यहाँ पे, ये हमारा परचेज़ेस का अकाउंट बनेगा। यहाँ पर ये वाला परचेज़ेस का अकाउंट है। हमेशा जब भी गुड्स परचेज़ करनी है, जब आपने रॉ मटेरियल परचेज़ करना है, तो ये परचेज़ेस अकाउंट होगा। लेकिन जब परचेज़ के साथ यहाँ पर रॉ मटेरियल नहीं लिखा, गुड्स नहीं लिखा, बल्कि किसी न किसी नॉन करंट एसेट का या फिक्स्ड एसेट का नाम लिखा हुआ है, तो फिर ये परचेज़ेस नहीं होंगी, बल्कि फिर वो नॉन करंट एसेट ही परचेज़ किया गया। तो ऑन अकाउंट यहाँ पे लिखा हुआ है, ऑन अकाउंट, तो इसका मतलब ये है कि इस माल को, इस खाम माल को, यानी इन गुड्स को उधार पे ख़रीदा गया है। ठीक है, तो ये क्रेडिट पे ख़रीदी गई हैं, तो यहाँ पर चूँकि जिससे उधार ख़रीदा गया है उसका नाम यहाँ पर नहीं लिखा हुआ, तो अब जिनसे ये माल उधार ख़रीदा जाता है तो वो बेसिकली बिज़नेस के क्रेडिटर्स होते हैं। तो हम लोग यहाँ पर डायरेक्ट जो है ना वो क्रेडिटर्स का अकाउंट का नाम लिख देते हैं। ठीक होगी बात। अब क्रेडिटर्स जो ना ये बेसिकली क्या होते हैं, हमने देखा हुआ है कि जो क्रेडिटर्स हैं ये बिज़नेस की लायबिलिटीज़ होती हैं, बेसिकली ये लायबिलिटीज़ होती हैं। और जो परचेज़ेस हैं ये वाले, ये बेसिकली बिज़नेस के एक्सपेंस होते हैं। और एक्सपेंसेस इस ट्रांजैक्शन की वजह से देखते हैं कि हमारे एक्सपेंसेस में इजाफा हुआ है। तो जब हम लोग गुड्स परचेज़ करेंगे तो कॉस्ट ऑफ गुड्स पर हम लोग पे करेंगे, तो ये हमारे एक्सपेंसेस हैं, बेसिकली हमारे एक्सपेंसेस में इंक्रीज़ हो रहा है, तो हम लोग इसको डेबिट कर लेंगे। और चूँकि हम लोग उधार परचेज़ कर रहे हैं, हमारी लायबिलिटी बिज़नेस की बढ़ रही है, तो दैट मीन्स कि हमारी लायबिलिटी इंक्रीज़ हो रही है, तो हम लोग यहाँ पे इसको इंक्रीज़ देख रहे हैं। अच्छा, अब देखते हैं कि जी जब एक्सपेंसेस हमारे इंक्रीज़ होते हैं तो हम उसको हमेशा क्या करते हैं, डेबिट करते हैं। हम इसको क्या करते हैं, ये मैंने यहाँ पर बताया हुआ है कि जब भी एक्सपेंसेस इंक्रीज़ होंगे तो डेबिट करेंगे, लायबिलिटीज़ जब इंक्रीज़ होंगी तो हम उसको क्रेडिट करेंगे। ठीक है,
तो ये हमारे चूँकि एक्सपेंसेस हैं ये इंक्रीज़ हो रहे हैं, हम इसको यहाँ पर डेबिट कर लेंगे, और ये चूँकि हमारी लायबिलिटीज़ है इंक्रीज़ हो रही है तो हम इसको यहाँ पर क्रेडिट कर देंगे। सो पहली लाइन में हम लोग परचेजेस अकाउंट लिखेंगे और दूसरी लाइन में हम लोग जो है वो क्रेडिटर्स अकाउंट लिख लेंगे, तो हमारी जर्नल एंट्री जो है वो रिकॉर्ड हो जाएगी। तो हम लोग यहाँ पर आ जाते हैं, तो ये हमारी एंट्री नंबर 2 है। तो हम लोग सबसे पहले यहाँ पे लिख लेंगे परचेजेस अकाउंट, और थोड़ी सी जगह छोड़ के हम लोग यहाँ पे लिख लेंगे क्रेडिटर्स अकाउंट। अगर यहाँ पर हमारे क्रेडिटर का नाम दिया होता तो हम लोग उसका नाम लिखते, चूँकि अब यहाँ पे नाम नहीं दिया हुआ तो हम लोग सिर्फ क्रेडिटर अकाउंट ही लिखेंगे। और ये अमाउंट बेसिकली थी कितनी 60,000, ठीक है। तो हम लोग 60,000 के साथ इसको यहाँ पर लिख लेंगे। और यहाँ छोटी सी नरेशन हम लोग पास कर देंगे, यहाँ पे लिख लेंगे परचेज्ड गुड्स। ठीक है, और साथ हम लोग नीचे यहाँ पे लाइन लगा देंगे और थर्ड एंट्री हम लोग अपनी शुरू कर लेंगे। ठीक है, थर्ड एंट्री हम लोग देखते हैं जी क्या लिखा हुआ है। तो थर्ड एंट्री में हम लोग अगर आते हैं तो ये लिखा हुआ है यहाँ पे परचेज्ड गुड्स फॉर कैश 30,000। ठीक है, परचेज्ड गुड्स फॉर कैश 30,000। मैं इसको भी यहाँ पर लिख लेता हूँ, आपको लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, जब आप थोड़ी सी प्रैक्टिस कर लेंगे। चूँकि मैं समझा रहा हूँ तो इसलिए मैं लिख रहा हूँ। अब अगेन देखते हैं यहाँ पर कौन कौन सा अकाउंट इन्वॉल्व है। कैश अकाउंट है, और इधर से चूँकि परचेज्ड गुड्स है यहाँ पे, तो यहाँ पर परचेजेस अकाउंट जो है ना वो इन्वॉल्व होगा, चूँकि रॉ मटेरियल परचेज़ किया जा रहा है, कोई नॉन करंट एसेट नहीं परचेज़ कर रहे। तो कैश अकाउंट जो वो हमारा बेसिकली एसेट अकाउंट है, और जो परचेजेस अकाउंट है ये हमारा एक्सपेंस अकाउंट है। इस ट्रांजैक्शन की वजह से जब हम लोग अब देखते हैं कैश में इजाफा होगा या कमी होगी, तो चूँकि हम लोग चीज़ें परचेज़ कर रहे हैं और पैसे दे रहे हैं, तो हमारे बिज़नेस में पैसा कम हो रहा है, तो इसका मतलब ये हुआ कि हमारा ये वाला जो एसेट है ये हमारा कम हो जाएगा। तो इधर से हम देखते हैं कि चूँकि हमने चीज़ें परचेज़ की हैं, हमारे बिज़नेस ने एक और एक्सपेंस किया है, तो इस ट्रांजैक्शन की वजह से हमारे एक्सपेंसेस में इजाफ़ा हुआ है, तो हम लोग यहाँ पे इसको इजाफ़ा बोल देते हैं। और हमें पता है कि जब एक्सपेंसेस में इजाफ़ा होता है तो हम इसको डेबिट करते हैं, हमारे एसेट्स में कमी आती है तो हम इसको हमेशा क्रेडिट करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग ये एंट्री डालेंगे परचेजेस अकाउंट की, और उसके बाद हम लोग एंट्री डालेंगे कैश अकाउंट की 30,000 के साथ। ठीक है, तो मैं दूसरे पेज पे आ जाता हूँ, और यहाँ पे हम लोग लिख लेते हैं कि परचेजेस अकाउंट, और थोड़ी सी जगह छोड़ के हम यहाँ पे लिख लेंगे कैश अकाउंट। और ये अमाउंट कितनी थी 30,000, तो ये हम लोग लिख लेंगे यहाँ पर 30,000। ठीक हो गया। तो साथ यहाँ पे नरेशन थोड़ी सी लिख लेते हैं कि परचेज्ड गुड्स। आप साथ फॉर कैश लिखना चाहते हैं तो लिख लें, कोई टेंशन नहीं, ना भी लिखेंगे तो। अब ट्रांजैक्शन नंबर 4 है। अभी तक हम लोग 6 मार्क्स अपने जो है ना वो सिक्योर कर चुके हुए हैं, यानी कि 2, 2 और 2 मार्क्स। ठीक है, तो अब हम देखते हैं कि जी हमारी जो नेक्स्ट ट्रांजैक्शन है, ट्रांजैक्शन नंबर 4, वो क्या लिखी हुई है। तो ये ट्रांजैक्शन नंबर 4 है, ये वाली पेड फ्रेट चार्जेस ₹1200। ठीक है, पेड फ्रेट चार्जेस ₹1200। तो हम लोग यहाँ पे लिख लेते हैं
अच्छा, अब हमें जो यहाँ पर नज़र आ रहा है वो फ्रेट चार्जेस नज़र आ रहे हैं, यानी कि ये ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट की बेसिकली एक टाइप है। तो अब चूँकि ये कॉस्ट है, ये एक्सपेंसेस है हमारे बिज़नेस को चलाने के लिए, तो ये एक्सपेंस अकाउंट हो गया और इसके साथ हमें दूसरा अकाउंट नज़र नहीं आ रहा। तो आपको अक्सर इस तरह के केसेस नज़र आएंगे। तो यहाँ पर दूसरा जो अकाउंट है, ख़ास तौर पर जब आपने एक्सपेंसेस पे करने हो, जो दूसरा अकाउंट है वो यहाँ पर नज़र ना आ रहा हो, तो वो पक्की बात है कैश अकाउंट या बैंक अकाउंट होगा। ठीक है, तो अब ये जो कैश अकाउंट है ये हमारा यहाँ पर एसेट अकाउंट है। इस ट्रांजैक्शन की वजह से चूँकि हम देखेंगे कि हमारे कैश में कमी हुई या इजाफा हुआ। तो चूँकि हम लोगों ने पैसे पे किए हैं तो हमारे बिज़नेस का कैश कम हुआ है, तो ये हमारा कैश कम यानी कि हमारा एसेट कम हो गया। तो दूसरी तरफ हम देखते हैं जो हमारे चूँकि इतने खर्चे पहले भी किए हैं, तो उनमें से एक ख़र्चा हमारा ये एक और हो गया जिसको फ्रेट चार्जेस कहा जाता है। ये ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट है, बेसिकली उसकी टाइप है। तो ये हमारा एक्सपेंस में इजाफा हो गया, तो हम इसको इंक्रीज़ करेंगे। और हमें पता है जब एक्सपेंसेस इंक्रीज़ करते हैं तो हम उसको डेबिट करते हैं, और जब हमारे एसेट्स में कमी आती है तो हम उसको क्रेडिट करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग फिर फ्रेट चार्जेस को लिखेंगे, डेबिट करेंगे, और उसके बाद हम लोग कैश अकाउंट को लिखेंगे और क्रेडिट करेंगे। ठीक है। तो ये हम यहाँ पे आ जाते हैं नंबर 4 पे। हम यहाँ पे लिखेंगे फ्रेट चार्जेस, अकाउंट, और थोड़ी सी जगह छोड़ के यहाँ पे लिख लेंगे हम कैश अकाउंट। ठीक हो गया। और ये बेसिकली अमाउंट थी 30,000 की, नहीं 1200 की। ये अमाउंट थी 1200 की, तो हम यहाँ पे लिख लेंगे 1200। ठीक है। और यहाँ पे नरेशन लिख लेंगे फ्रेट पेड, फ्रेट चार्जेस। और ये हम लोगों ने यहाँ पे लाइन लगा दी और 4 एंट्रीज हमारी हो गई। नंबर 5 पे हम देखते हैं कि नंबर 5 पे कौन सी ट्रांजैक्शन है। तो नंबर 5 पे हमारे पास है सोल्ड, लिखा हुआ जी सोल्ड गुड्स ऑन अकाउंट 70,000। सोल्ड गुड्स ऑन अकाउंट ₹70,000। तो मैं अगर यहाँ पे दोबारा वापस आता हूँ और यहाँ पे लिख, अच्छा, तो जिस तरीके से हमारी जो परचेज्ड गुड्स या परचेज्ड रॉ मटेरियल वो हमारा एक्सपेंस अकाउंट होता है, इसी तरीके से जो हमारी सोल्ड गुड्स या सोल्ड स्टॉक या कुछ ऐसा लिखा गया हो, तो उसके लिए जो हम लोग अकाउंट यूज़ करते हैं वो हमारा सेल्स अकाउंट होगा। और सेल्स अकाउंट बेसिकली हमारी इनकम होती है। और यहाँ पर दूसरी साइड पे उन्होंने बोला कि जी ओन अकाउंट, जैसे पिछला क्वेश्चन था ये वाला, तो यहाँ पर भी ओन अकाउंट था। ओन अकाउंट का मतलब उधार था। यहाँ पर चूँकि ख़रीदा गया था, तो उधार ख़रीदा जाए तो वो हमारे क्रेडिटर्स होते हैं बिज़नेस के, यानी कि बिज़नेस की लायबिलिटी बनती है, मतलब हमने इनको पैसे पे करने होते हैं। लेकिन जब हम लोग हमारा बिज़नेस यानी कि हम उधार बेचेंगे, तो ये जो ओन अकाउंट हैं ये बेसिकली हमारे डेटर्स कहलाएंगे, यानी कि ये वो लोग हैं जिनसे पैसे हमने लेने हैं। और डेटर्स जो है ना, ये बेसिकली बिज़नेस के क्या होते हैं, एसेट्स होते हैं। तो अब इस ट्रांजैक्शन की वजह से हमारी देखते हैं कि क्या चेंजेस आई हैं। तो हमने चूँकि माल बेचा है और डेटर्स वो हैं जिनसे हमने पैसे लेने हैं, तो हमारे डेटर्स यानी कि हमारे एसेट्स में इजाफ़ा हो गया है, यानी कि जिन लोगों से हमने पैसे लेने हैं उन लोगों में इजाफ़ा हो गया है या उन पैसों में इजाफ़ा हो गया है जो पैसे हमने लेने हैं। तो ये हमारा एसेट इंक्रीज़ कर गया।
दूसरी तरफ हम देखें तो जो सेल्स हैं वो हमारी इनकम है। तो हमने चाहे माल उधार बेचा या माल हमने कैश में बेचा, दोनों सूरतों में बेचने पर हमारी सेल्स बढ़ गई, मतलब कि हमारी इनकम बढ़ गई, चाहे हमें इसके पैसे मिले या कि नहीं मिले। तो हमारी इनकम चूँकि इंक्रीज़ हो गया तो हम इसको बोलेंगे हमारी इनकम इंक्रीज़ कर गई है। तो एसेट्स हमें पता है कि जब हमारे इंक्रीज़ करते हैं तो हम इनको हमेशा डेबिट करते हैं, और इनकम जब हमारी इंक्रीज़ करती है तो हम इसको हमेशा करते हैं क्रेडिट। तो जिस बंदे को बेचा है, अगर उस बंदे का नाम लिखा होता तो हम यहाँ पे नाम लिख देते, लेकिन चूँकि नाम नहीं लिखा तो हमने सिर्फ डेटर्स लिख दिया है, तो हम लोग डेटर्स को डेबिट करेंगे और सेल्स अकाउंट को हम लोग यहाँ पर कर देंगे क्रेडिट 70,000 के साथ। तो यहाँ पर आ जाते हैं, तो हम लोग यहाँ पे लिखते हैं नंबर 5 पे, यहाँ पे डेटर्स आ जाएगा सबसे पहले, डेटर्स अकाउंट। अच्छा, आप यहाँ पर चाहें तो इसके साथ एक और वर्ड होता है, वो होता है सन्ड्री डेटर्स, यानी कि हम लोग अगर लिखना चाहें तो मैंने यहाँ पे लिखा नहीं है, आप चाहें तो सन्ड्री डेटर्स यहाँ पर लिख सकते हैं। इसी तरह जब हम लोगों ने ये एंट्री पास की थी तो यहाँ पर हम लोग सन्ड्री क्रेडिटर्स भी लिख सकते थे। तो ये सन्ड्री का मतलब होता है छोटे मोटे क्रेडिटर्स। आप ये चाहें तो इस लफ्ज़ का इजाफा साथ कर सकते हैं, ना चाहें तो ना भी करें, कोई टेंशन नहीं है, ठीक है। ये देखें, तो डेटर्स अकाउंट, और उसके बाद हमने यहाँ पे लिखना था सेल्स अकाउंट। ये चूँकि हमारी इनकम अकाउंट है तो सेल्स अकाउंट, और हम लोग इसकी अमाउंट लिख लेते हैं यहाँ पे। तो ये बेसिकली थी 70,000। ठीक हो गया। तो हम यहाँ पे नरेशन साथ लिख लेते हैं सोल्ड गुड्स या गुड्स सोल्ड, कुछ भी लिख लें आप, ठीक है। और लिखना चाहिए साथ तो ऑन क्रेडिट या ऑन अकाउंट लिख दें, वो आपकी अपनी मर्ज़ी है। ये 5 एंट्रीज़ हो गई। नंबर 6 वाली एंट्री देखते हैं कि उसमें क्या लिखा हुआ है। अच्छा जी, नंबर 6 में हम लोग आ जाते हैं। तो ये नंबर 6 है हमारे पास, इसमें लिखा हुआ है पेड कैश टू सप्लायर 50,000, पेड कैश टू सप्लायर 50,000। तो मैं इसको यहाँ पे लिख के मैं दोबारा इसलिए रफ़ पेज पे आ जाता हूँ। अब चूँकि हमने पे किया है कैश, तो ये कैश अकाउंट हो गया। दूसरा सप्लायर्स, हम लोग चाहें तो सप्लायर्स का अकाउंट लिख सकते हैं, या ये वो लोग हैं जिनसे हमने माल उधार में ख़रीदा हुआ है, ठीक है ना। ये वो लोग हैं जिनसे हमने माल उधार में ख़रीदा हुआ है। चूँकि इन लोगों के लिए, सप्लायर्स के लिए हम लोगों ने पहले से एक अकाउंट बना रखा है क्रेडिटर्स के नाम से, तो हम लोग यूज़ करेंगे यहाँ पर यही वाला अकाउंट, क्रेडिटर्स का अकाउंट लिखेंगे। तो ये बेसिकली हमारे क्रेडिटर्स हो गए। और हमें पता है कि जो क्रेडिटर्स हैं ये बेसिकली बिज़नेस की लायबिलिटीज़ होती हैं, और जो कैश है ये बेसिकली बिज़नेस का एसेट होता है। तो जब हम कैश पे करेंगे तो हम बिज़नेस का जो एसेट है उसमें कमी आ जाएगी, और जब बिज़नेस अपनी लायबिलिटी को पे करेगा तो बिज़नेस की लायबिलिटी में भी कमी आ जाएगी, उसकी ज़िम्मेदारियों में कमी आ जाएगी। तो जब एसेट्स डिक्रीज़ होते हैं तो हमें पता है कि हम इसको हमेशा क्रेडिट करते हैं, और जब लायबिलिटीज़ हमारी डिक्रीज़ होती है तो हम इनको हमेशा डेबिट करते हैं, ठीक है। तो हम लोग सबसे पहले लिखेंगे क्रेडिटर्स अकाउंट, डेबिट कर लेंगे, और दूसरी लाइन में हम जो है ना वो कैश अकाउंट को क्रेडिट कर लेंगे। तो यहाँ पे हम लोग लिख लेंगे क्रेडिटर्स अकाउंट, और साथ थोड़ी सी जगह छोड़ के यहाँ पे लिख लेंगे कैश अकाउंट, और ये अमाउंट थी बेसिकली 50,000 की। तो हम इसकी जो अमाउंट है वो लिख लेते हैं यहाँ पर 50,000। ठीक हो गया। और यहाँ पे लिख लेते हैं पेड
सप्लायर्स। जो भी मतलब कि मीनिंगफुल सेंटेंस जो इस ट्रांजैक्शन को रिप्रेजेंट करता हो वो आप यहाँ पर लिख सकते हैं। तो अच्छा, अब ये देखें कि यहाँ पर हम लोगों ने इस ट्रांजैक्शन के अंदर क्रेडिटर्स को क्रेडिट किया था, हमारी लायबिलिटी बढ़ गई थी कितनी अमाउंट के साथ, 60,000 रुपये में से। अब उसी क्रेडिटर को जब हम लोग यहाँ पर डेबिट कर रहे हैं तो, और ये 50,000 में से, इसका मतलब ये हुआ कि बिज़नेस की ये जो 60,000 रुपये की जो लायबिलिटी थी उसमें से 50,000 रुपये की लायबिलिटी पे कर दी गई है। ठीक है, तो इसका मतलब ये भी है। खैर चलें, नंबर हम लोग 7 पे देखते हैं कि यहाँ पर क्या है। तो नंबर 7 देखते हैं जी। ये लिखा हुआ है यहाँ पे, सोल्ड गुड्स फॉर कैश ₹40,000, सोल्ड गुड्स फॉर कैश। तो मैं यहाँ पर इस ट्रांजैक्शन को लिख लेता तो यहाँ पर ये कैश अकाउंट है इन्वॉल्व हो रहा है, तो ये हमारा एसेट अकाउंट है। सोल्ड गुड्स, जब भी मैंने कहा था कि सोल्ड गुड्स की बारी जब भी आएगी तो हम उसके लिए सेल्स अकाउंट ओपन करेंगे, और सेल्स अकाउंट बेसिकली हमारा इनकम अकाउंट होता है। तो ये हम लोग यहाँ पे सेल्स अकाउंट ओपन कर लेंगे और ये हमारा इनकम अकाउंट है। तो इस ट्रांजैक्शन की वजह से जब हम लोग ये चीज़ें बेचेंगे और बिज़नेस को कैश मिल रहा है तो बिज़नेस के कैश में इजाफ़ा हो जाएगा, यानी कि बिज़नेस के एसेट्स में इजाफ़ा हो जाएगा। दूसरी तरफ इस ट्रांजैक्शन की वजह से चूँकि सेल्स की हैं और साथ पैसे लिए हैं, तो मैंने पहले बताया था कि सेल्स चाहे उधार पे खरीद की जाएं या पैसों के बदले में की जाएं, जब भी सेल्स की जाएंगी तो सेल्स में इजाफ़ा ही होगा, चाहे पैसे मिलें या ना मिलें, तो हमारी सेल्स में इजाफ़ा हो गया। तो हमें पता है कि जब हमारे एसेट्स में इजाफ़ा होता है तो हम उनको हमेशा डेबिट करते हैं, और जब हमारी इनकम में इजाफ़ा होता है तो हम उसको हमेशा क्रेडिट करते हैं। 40,000 रुपये के साथ इसको करेंगे, कैश अकाउंट डेबिट करेंगे और सेल्स अकाउंट क्रेडिट करेंगे। ठीक है जी। तो यहाँ हम आ जाते हैं नंबर 7, यहाँ पे लिख लेंगे कैश अकाउंट। और थोड़ी सी जगह छोड़ के यहाँ पे लिख लेंगे सेल्स अकाउंट, और ये अमाउंट थी बेसिकली 40,000 की। ठीक है, तो हम लोग जो है ना ये 40,000 की अमाउंट यहाँ पे लिख लेते हैं। ठीक हो गया जी। और साथ नीचे यहाँ पे लिख लेते हैं सोल्ड गुड्स। ये लाइन लगा देते हैं। हमारी 7 एंट्रीज हो चुकी हैं। नंबर 8 पे हम लोग आ गए हैं। अगर हमारी ये 7 एंट्रीज ठीक हैं तो हमारे 14 मार्क्स इस वक्त जो है ना वो सिक्योर हो चुके हैं। तो नंबर 18 पे देखते हैं जी कि क्या लिखा हुआ है। 18 पे नहीं, सॉरी, नंबर 8 पे ये लिखा हुआ है कि रिसीव्ड कैश फ्रॉम डेटर्स 45,000, रिसीव्ड कैश फ्रॉम डेटर्स 45,000। तो मैं इसको भी पिछले पेज पे लिख लेता हूँ। अब चूँकि हमें कैश मिला है तो एक तो इसमें कैश शामिल हो जाएगा, दूसरा ये डेटर्स हैं। चूँकि डेटर्स भी हमारे बिज़नेस के अकाउंट्स हैं तो ये कैश हमारा एसेट होता है, और डेटर्स मैं पहले भी बता चुका हूँ यहाँ पर कि ये डेटर्स जो है ना ये बेसिकली बिज़नेस के एसेट्स होते हैं। तो ये एसेट्स हमारे हो गए। इस ट्रांजैक्शन की वजह से जब कैश मिला है, हमें रिसीव्ड हुआ कैश, तो बिज़नेस के कैश में यानी कि एसेट में इजाफ़ा हुआ है। ठीक है, और जिन लोगों से इस ट्रांजैक्शन की वजह से जिन लोगों से पैसे बिज़नेस ने लेने थे यानी कि जो हमारे डेटर्स थे उनमें बेसिकली कमी आई है, यानी कि हमारे डेटर्स में कमी आई है। तो इसका मतलब ये हुआ कि हमारे एसेट्स में कमी आई है। ठीक है, जिन लोगों से पैसे लेने थे उनमें से कुछ लोगों ने पैसे दे दिए, बाकी लोगों ने नहीं दिए, तो ओवरऑल हमारे डेटर्स में कमी आ गई। तो हमें पता है जब हमारे एसेट्स इंक्रीज़ करते हैं तो हम उसको डेबिट करते हैं, जब एसेट्स डिक्रीज़ करते हैं तो हम उसको क्रेडिट करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग कैश लिखेंगे, उसके बाद हम लोग डेटर्स लिखेंगे 45,000 के साथ, कैश और डेटर्स। ठीक है जी।
तो ये हम लोग यहाँ पर आ गए नंबर 8 में। यहाँ पर कैश मिल गया हमें, कैश अकाउंट डेबिट। और डेटर्स अकाउंट थोड़ी सी जगह छोड़ के लिख देंगे। और ये कितनी अमाउंट हम लोगों ने लिखनी है, 45,000। ठीक है। और यहाँ पे लिख लेंगे रिसीव्ड कैश, ठीक है। फ्रॉम डेटर्स लिखना है तो लिखने, नहीं लिखना तो ना लिखें। तो ये हमारी एंट्रीज़ हो गई 8। तो अगली एंट्रीज़ के लिए हम लोग थोड़ी सी लाइनें और लगा लेते हैं। तो ये हम लोग आगे जनाब नंबर 9 पे देखते हैं कि जी ये लिखा हुआ है जी नंबर 9, और ये लिखा हुआ है कि विदड्रॉ कैश या विदड्रू होना चाहिए वैसे यहाँ पे, विदड्रू कैश फॉर पर्सनल यूज़ 15,000। अब जो चीज़ें या कैश जो कारोबार का मालिक है वो बिज़नेस में से निकाल लेता है, अगर तो वो ज़ाती इस्तेमाल के लिए ले, यानी कि जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है पर्सनल यूज़ लिखा हुआ है, तो फिर वो जो है ना वहाँ पर हम लोग एक अकाउंट ओपन करते हैं ड्राइंग्स अकाउंट का। क्या यहाँ पे लिख लें, बेशक यहाँ पे लिख लें, हम लोग यहाँ पर ड्राइंग्स अकाउंट ओपन करेंगे और साथ इसके हम लोग जो है ना यहाँ पर ये कैश अकाउंट ओपन करेंगे। तो इस ट्रांजैक्शन की वजह से हमारे बिज़नेस में से 15,000 रुपया जो है ना वो कैश निकला है, कैश में कमी आई है। कैश हमारा एसेट है तो हमारे एसेट में कमी आई है 15,000 रुपये के बराबर। और उसके अगेंस्ट साथ हमारा जो ड्राइंग्स अकाउंट है, मैंने पहले बोला है कि जो ड्राइंग्स अकाउंट है ये बेसिकली कैपिटल अकाउंट का कंट्रेंट अकाउंट होता है, बेसिकली कंट्रा अकाउंट होता है। इसका डायरेक्ट जो रिलेशन है वो कैपिटल के साथ होता है। तो दैट मीन्स कि कारोबार के मालिक ने जितने भी पैसे इन्वेस्ट किए थे उसमें से 15,000 जो है ना वो उसमें अब कम हो गए हैं, उसमें 15,000 रुपया कम हो गया क्योंकि इसने अपने ज़ाती इस्तेमाल के लिए ले लिया है। ठीक होगी बात। तो ये चूँकि अब इसकी जो नेचर है वो भी यानी कि एसेट्स एक्सपेंसेस की तरह की होती है, ड्राइंग्स की भी नेचर। तो ये जब इंक्रीज़ करते हैं तो हम इनको डेबिट करते हैं। ठीक है। तो हम इसको ये इस ट्रांजैक्शन की वजह से बिज़नेस की जो ड्राइंग्स हैं उसमें बेसिकली इजाफ़ा हुआ है, तो ये हम लोग इजाफ़ा यहाँ पे लिख देंगे, इजाफ़ा हुआ है। तो अब इस ट्रांजैक्शन की वजह से कैश में चूँकि कमी आई है तो हमारे एसेट्स में कमी आई है, तो हम इसको क्रेडिट कर देंगे। और हमारे जो ड्राइंग्स में ओवरऑल इजाफ़ा हुआ है तो हम इसको इजाफ़ा लिख लेंगे। और चूँकि इनकी नेचर इस तरह की होती है, एसेट्स और एक्सपेंसेस की नेचर पे ये अकाउंट काम करता है, तो जब ये इंक्रीज़ करते तो हम इनको हमेशा डेबिट करते हैं, तो लिहाजा हम इसको भी यहाँ पर डेबिट करेंगे। तो ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट हो जाएगा, कैश अकाउंट एसेट अकाउंट जो है ना वो बेसिकली का क्रेडिट हो जाएगा 15,000 रुपये के साथ, 15,000 के साथ। ठीक है। तो ये हम लोग यहाँ पे लिख लेते हैं, ड्राइंग्स अकाउंट यहाँ पे डेबिट कर लेते हैं। और कैश के लिया है थोड़ी सी जगह छोड़ के यहाँ पर कैश अकाउंट लिख लेते हैं। कितना लिया है जी, 15,000 बेसिकली लिया है। तो ये हम लोग यहाँ पर 15,000 जो है वो लिख लेते हैं। तो यहाँ पे लिख लें विथड्रॉ कैश। ठीक है। और नीचे ये लाइन लगा दें आप। लास्ट एंट्री हमारे पास रह गई है 20 नंबर पूरे करने के लिए। तो ये हमारे पास है जी लास्ट एंट्री लिखा हुआ है यहाँ पे, पेड सैलरीज 12,000।
तो अब इसमें एक तो सैलरीज अकाउंट हमें सीधा सीधा नज़र आ रहा है, ये बेसिकली एक्सपेंस अकाउंट होता है। और दूसरा जो अकाउंट हमें यहाँ पर नज़र नहीं आ रहा, वो पक्की बात है, वो या तो कैश अकाउंट है या वो बैंक अकाउंट है। चूँकि सैलरीज़ या तो हम लोग कैश में पे करेंगे या हम लोग बैंक यानी कि चेक वगैरह कुछ लिख देंगे उन लोगों को और वो जाके बैंक से अपनी सैलरी ले लेंगे। ये सैलरीज़ का अकाउंट कभी भी उधार नहीं होता, मतलब इसको या तो कैश में पे किया जाता है या इसको चेक में पे किया जाता है। तो हम लोग दूसरा अकाउंट यहाँ पर सपोज कर लेते हैं कि वो कैश अकाउंट है। और कैश अकाउंट बेसिकली जो है ना वो एक्सपेंस अकाउंट होता है। तो जब हम सैलरीज़ को पे करेंगे तो बिज़नेस का जो कैश है उसमें कमी आएगी, मतलब हमारे एसेट्स में कमी आएगी। और जब इसके पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, जब सैलरीज़ को पे किया जाएगा तो हमारी सैलरीज़ चूँकि एक्सपेंस है, तो जहाँ बिज़नेस में इतने सारे एक्सपेंसेस होते हैं तो उन एक्सपेंसेस में एक ये एक्सपेंस का भी इजाफा हो जाएगा। तो हमारे ये जो एक्सपेंस है ये बेसिकली इंक्रीज़ कर जाएगा। और हमें पता है कि जब हमारे एसेट्स में कमी आती है तो हम उसको क्रेडिट करते हैं, एक्सपेंसेस में इजाफा होता है तो हम उसको हमेशा डेबिट करते हैं। तो यहाँ पर लिख लेंगे सैलरीज़ अकाउंट, यहाँ पर सैलरीज अकाउंट डेबिट हो जाएगा। थोड़ी सी जगह छोड़ के हम लोग यहाँ पे लिख देंगे कैश अकाउंट। और ये 12,000 की अमाउंट है वो यहाँ पे लिख लेंगे 12,000। ठीक हो गया। और यहाँ पे लिख लेंगे पेड सैलरीज। आप साथ फॉर कैश लिखना चाहें तो लिख लें, नहीं लिखना चाहते तो ना लिखें। क्वेश्चन नंबर 5 जो है वो अकाउंटिंग इक्वेशन के बारे में है। तो अकाउंटिंग इक्वेशन के बारे में कुछ बातें जो है ना वो हम लोग पहले से थोड़ी सी क्लियर कर लेते हैं। लाइक हमारी जो अकाउंटिंग इक्वेशन है वो कुछ ऐसी होती है कि एसेट्स होते हैं और ये एसेट्स इक्वल टू होते हैं लायबिलिटीज़ और प्लस कैपिटल कह लें या ओनर्स इक्विटी कह लें आप। ठीक है, कैपिटल कह लें या आप ओनर्स इक्विटी कह लें। ठीक हो गया। अच्छा, अब इसमें ये सारी बातें तो आपको क्लियर होंगी पहले से ही, लेकिन जो बात समझने वाली है वो ये है कि हमारी जितनी भी ट्रांजैक्शंस होंगी उसमें अगर कुछ एसेट्स हैं तो वो यहाँ पर लिखे जाएंगे, लायबिलिटीज़ हैं तो वो यहाँ लिखी जाएंगी। लेकिन अगर किसी ट्रांजैक्शन में किसी वजह से कोई प्रॉफिट हो रहा है या कोई इनकम हो रही है, ठीक है, जिसको हम लोग रेवेन्यू भी कहते हैं, ठीक है ना, तो ये जो चीज़ें हैं ये बेसिकली हम लोग ऐड कर देते हैं कैपिटल में। ठीक है, ये जो चीज़ें हैं ये कहाँ हम लोग ऐड कर देंगे, कैपिटल में। इसी तरीके से जो पेमेंट्स हैं या एक्सपेंसेस हैं या लॉसेस वगैरह हैं, तो ये हम लोग चीज़ें सब्ट्रैक्ट कर देंगे कैपिटल में से जाके। ठीक है, ये चीज़ें हम लोग सब्ट्रैक्ट कर देंगे कैपिटल से। हाँ, इसमें एक चीज़ और याद आई, जो आपकी ड्राइंग्स हैं वो भी यहाँ से हम लोग माइनस कर देंगे। अगर ड्राइंग्स अगर होती हैं किसी क्वेश्चन में तो वो भी कैपिटल में से माइनस करेंगे। ठीक है, बस ये छोटी सी बात है, इसको अपने याद रखना है। तो अब हम लोग अपना जो क्वेश्चन है वो शुरू करते हैं। अच्छा जी, ये क्वेश्चन लिखा हुआ है, ये क्वेश्चन नंबर 5 है। ठीक है, ये वाला, और लिखा हुआ है प्रिपेयर अकाउंटिंग इक्वेशन। इसमें जो सबसे पहली एंट्री है वो है इन्वेस्टेड ₹15,000 टू स्टार्ट द बिज़नेस, मतलब कारोबार शुरू किया है 15,000 रुपये लगा के। तो इसका मतलब ये हुआ, अब इसमें अब कारोबार जो शुरू किया जा सकता है वो तो पैसों से भी शुरू होता है, कुछ चीज़ें भी इन्वेस्ट करके शुरू होता है।
तो हम लोग एज्यूम करते हैं चूँकि यहाँ पर कुछ चीज़ों का नाम नहीं दिया तो दैट मीन्स कि इन्होंने पैसा ही लगाया। तो मैंने ये थोड़ा सा ये एक स्पेसिमेन सा बना के रख लिया, तो ये आपने भी ऐसा बना लेना है। मैंने सिर्फ टाइम सेविंग के लिए मैंने ये चीज़ें कर ली, ठीक है। तो हम लोग एज्यूम करते हैं कि वो जो है ना एसेट्स के नीचे हम लोग लिख लेंगे कैश, क्योंकि कैश हमारा एसेट होता है, ठीक है। तो कैश लिख लेते हैं और ये स्टार्ट किया है बेसिकली 15,000 से, तो ये 15,000 हम लोग यहाँ पे लिख लेते हैं, ठीक है। और यहाँ पर हम लोग डेट लिखेंगे, लेकिन डेट चूँकि नहीं है, एंट्री नंबर ली हुई है, तो हम लोग भी एंट्री नंबर ही ले लेंगे यहाँ पे। तो इसके अलावा और कोई एसेट नहीं है हमारे पास और कोई लायबिलिटी भी अभी तक नहीं है। तो यही जो 15,000 है यही बेसिकली बिजनेस का क्या होगा, कैपिटल होगा, ठीक है। क्लियर होगी बात। अच्छा, अब दूसरी एंट्री हमारे पास है, वो ये वाली लिखी हुई है कि पेड ₹400 कैश फॉर ऑफिस रेंट। अब ऑफिस रेंट है जो है वो एक्सपेंस होता है बेसिकली, और ये कैश में पेमेंट हुई है। तो मैं ये बात पहले कह चुका हूँ कि जो एक्सपेंसेस हैं या जो पेमेंट्स हैं ये हम लोग माइनस करेंगे कैपिटल में से। तो ये हमारी जो दूसरी एंट्री है वो हम लोग यहाँ पे लिख लेते हैं। और ये चूँकि हमने पेमेंट की है कितनी, ₹400 की, तो हम लोग ₹400 जो है वो कैश में से माइनस कर देंगे यहाँ से। ये ब्रैकेट का मतलब है हम लोग माइनस करेंगे और इसका बैलेंस ले लेंगे, और इसके अलावा कोई एंट्री नहीं है। और यही ₹400 जो है ना वो हम लोग यहाँ से भी माइनस करेंगे, ठीक है। और माइनस करके हम इनके क्या लिख देंगे यहाँ पर, बैलेंसेस। ये हमारे पास आ जाएगा, इसका इनके बैलेंसेस आ जाएंगे। तो 15,000 में से 400 निकाला तो ये 14,600 बनेगा, यानी कि 14,600, ठीक है। और ये भी हमारा आ जाएगा 14,600। क्लियर होगी बात। अब हम थर्ड एंट्री की तरफ आते हैं। अच्छा जी, थर्ड एंट्री लिखी हुई है परचेज्ड ऑफिस इक्विपमेंट ₹2500 कैश। ऑफिस इक्विपमेंट हमारा जो है वो एक एसेट होता है बिज़नेस का, तो हमें एक एसेट का इजाफा हो जाएगा और कैश हमारा एसेट है, इसमें कमी आ जाएगी चूँकि पेमेंट की है। तो कैश हमारा कम हो जाएगा 2500 से। ये देखें 2500 से हम लोग जो कैश है वो कम कर देंगे, और उसके साथ हम लोगों ने एक नया एसेट परचेज़ कर लिया। तो मैंने चूँकि जगह पहले से बना के रखी हुई थी, तो मैं यहाँ पर उस एसेट का नाम लिख लेता हूँ। उस एसेट का नाम है ऑफिस इक्विपमेंट, ठीक है। और ये हम लोगों ने ले लिया ₹2500 का। इस ट्रांजैक्शन की वजह से कैपिटल में कोई चेंज नहीं आएगा, तो यहाँ हम लोग नो चेंज लिखेंगे। और अब हम लोग इनके क्या करते हैं, बैलेंसेस निकाल लेते हैं, ठीक है। हम इनके बैलेंसेस निकाल लेते हैं। अकाउंटिंग इक्वेशन का जो मेन ऑब्जेक्टिव है वो ये है कि आपके एसेट्स हमेशा हर एक ट्रांजैक्शन के बाद आपके जो एसेट्स हैं वो लायबिलिटीज़ और जो ओनर्स इक्विटी या कैपिटल होता है उसके सम के, उसके टोटल के बराबर होते हैं, ठीक है। तो ये माइनस करती हैं तो ये 0, ये भी 0 आ गया। 6 - 5 1 आ गया। 4 - 2 2 आ गया, और ये 1 आ गया। और ये हमारे पास 2500 ही आ गया, और ये हमारे पास आ जाएगा 14,600, ठीक है। ये हमारे पास बैलेंसेस आ गए। आप इन दोनों को ऐड करके साथ साथ हर लाइन पे चेक करें कि ये जो दोनों का टोटल है ये इसके इक्वल है या कि नहीं है। अब हम लोग एंट्री नंबर 4 करेंगे। अच्छा जी, एंट्री नंबर 4 हमारे पास लिखी हुई है कि विथड्रॉ कैश ₹200 फॉर पर्सनल यूज़, यानी कि ज़ाती इस्तेमाल के लिए जो है वो ₹200 विदड्रॉ कर लिए कैश में, यानी कि हमारा कैश कम हो गया। तो दैट मीन्स कि जो पैसे बिजनेसमैन ने कारोबार शुरू करने के लिए लगाए थे उसमें से उसने कितने ले लिए हैं, 200, ठीक है। तो ओनर्स इक्विटी हमारी ₹200 से कम हो जाएगी, और बिज़नेस का जो कैश है, जो एसेट है, वो भी 200 से कम हो जाएगा। तो ये हम लोग
जो कैश है ये यहाँ से कम करेंगे और साथ ही हम लोग यहाँ से 200 रुपीज़ यहाँ से भी माइनस करेंगे। ठीक है, तो ये हमारी ट्रांजैक्शन के बाद हम इनको बैलेंस कर लेंगे। ये इसमें कोई चेंज नहीं है, बाकी भी हर जगह पे अभी तक कोई चेंज नहीं है, तो इसका भी बैलेंस निकाल लेते हैं। ये हमारे पास आ जाएगा 0 - 0 और ये कैरी लिया यहाँ से एक 1, तो 11 - 2 9 और ये 11,900 हो गया। ये हमारे पास 2500 ही रहा। यहाँ बैलेंसेस लिख लेते हैं और ये हमारे पास हो गया 14,400। ठीक हो गया जी। अब एंट्री नंबर हम 5 कर लेते हैं। अच्छा जी, एंट्री नंबर 5 हमारी है कि ये लिखी हुई पेड एम्प्लॉइज़ सैलरीज कितनी है 2200। पेड एम्प्लॉइज़ सैलरीज ₹2200। तो अब ये सैलरीज हमारा चूँकि एक्सपेंस है, तो और ये चूँकि सैलरीज कैश में पे की है, चाहे बेशक यहाँ पे नहीं लिखा, तो मैंने पहले बताया हुआ है कि हम लोग जो एक्सपेंसेस हैं वो कभी भी उधार में पे नहीं करते, बल्कि उनको पे किया जाता है। सैलरीज कभी भी उधार पे नहीं होती, ठीक है ना। तो सैलरीज पे करने के लिए 2200 रुपीज़ कैश दिया होगा, तो हमारा कैश 2200 रुपीज़ कम हो जाएगा। तो हम लोग 2200 रुपीज़ जो है ना वो यहाँ से कम कर देते हैं कैश में से। ये हम लोग कम करेंगे और साथ ही साथ हम लोग क्या करेंगे, अपना 2200 रुपीज़ यहाँ से भी माइनस करेंगे, क्योंकि ये भी बताई बात पहले से कि जो भी एक्सपेंसेस हैं वो डायरेक्ट कैपिटल में से माइनस करेंगे और उनको साथ ही हम लोग इनका जो है वो बैलेंस निकाल लेते हैं। यहाँ बैलेंसेस लिख लेता हूँ और ये हो जाएगा 0 - 0, तो 9 - 2 7 आ जाएगा और फिर आ जाएगा 11 - 2 9। ठीक है, यहाँ पे लगना था 9700 और ये 2500 रुपीज़ का हमारे पास ऑफिस इक्विपमेंट है और ये हमारे पास फिगर रह जाएगी 200 और 4 - 2 = 2 और ये 1 आएगा, तो 12,200 और ये तकरीबन आ जाएगा 5 और 7 12, यानी कि ये 10 हो जाएगा। 10 और 2 ठीक उतना ही पूरा हो जाएगा हमारे पास। नंबर 6 एंट्री हम लोग देखते हैं कि उसमें क्या लिखा होगा। तो नंबर 6 एंट्री हमारे पास है ये वाली, परचेज्ड मर्चेंडाइज ऑन अकाउंट ₹10,000। ठीक है जी, तो ये जो मर्चेंडाइज है ये बेसिकली गुड्स होती हैं या रॉ मटेरियल जिसको खाम माल कहते हैं। ऑन अकाउंट परचेज किया है, जिसका मतलब है कि उधार परचेज किया हुआ है। तो इस ट्रांजैक्शन की वजह से एक तो हमारे गुड्स में इजाफा हो जाएगा, गुड्स हमारे एसेट्स होते हैं, 10,000 से इजाफा हो जाएगा और साथ ही चूँकि उधार परचेज़ किया तो लायबिलिटी भी जो है ना वो हमारी 10,000 की जो क्रेडिटर्स की शक्ल में वो इंक्रीज़ हो जाएगी। तो 10,000 जो है वो हम लोग इंक्रीज़ करवाएंगे अपने एसेट्स में। ठीक है ना, ये हम लोग यहाँ पर लिख लेते हैं, ये हम लोग यहाँ पे लिख लेते हैं गुड्स और क्रेडिटर्स हम लोग ये पहले लिखा हुआ है, मैंने यहाँ पे क्रेडिटर्स लिख दिया हुआ है। तो हम लोग क्या करेंगे कि अब सिंपली गुड्स में यहाँ पे लिख देंगे 10,000, ठीक है ना, और क्रेडिटर्स में भी हम लोग लिख देंगे 10,000। बाकी इस ट्रांजैक्शन की वजह से कैपिटल में कोई चेंज नहीं आया, हमारे ऑफिस इक्विपमेंट में कोई चेंज नहीं आया, हमारा कैश पे खर्च नहीं हुआ तो इसमें भी कोई चेंज नहीं आया। तो अब हम इनके क्या निकालते हैं, बैलेंसेस निकाल लेते हैं। ठीक है, यहाँ पे हम लोग लिख लेते हैं बैलेंसेस। तो ये 9700 ही रह जाएगा, ये 2500 रह जाएगा और ये 10,000 और ये भी 10,000 और ये 12,000 और 200। ठीक हो गया जी। अब हम लोग नंबर 7 एंट्री
देखते हैं कि उसमें क्या लिखा हुआ है। तो नंबर 7 एंट्री जो है उसमें हम लोग देखें तो लिखा हुआ है कि पेड ₹4,000 टू सप्लायर्स। दैट मीन्स कि हमारे जो सप्लायर्स यानी कि जो क्रेडिटर्स हैं ये वाले, ठीक है ना, जो क्रेडिटर्स हैं इनमें ये जो 10,000 का माल लिया हुआ था इसमें 4,000 की कमी आ जाएगी, और चूँकि पे किया है तो हमारा कैश भी कम हो जाएगा। तो एक तो हमारा जो है ना वो यहाँ से हम लोग अपनी 4,000 क्रेडिटर्स में से कम कर देंगे, ठीक है, ब्रैकेट का मतलब माइनस में है, और साथ ही हम लोग जो 4,000 रुपीज़ जो है वो यहाँ से कैश हमारा कम हो जाएगा, यू भी माइनस कर देंगे। अब बाकी इसमें कोई चेंज नहीं है, हम इनके बैलेंसेस निकाल लेते हैं, ठीक है ना, और इसमें कोई चेंज नहीं है। तो ये हमारे जो बैलेंसेस हैं वो यहाँ पे लिख लेते हैं। तो बैलेंसेस हमारे बनते हैं, ये इनको माइनस किया 0 तो ये 7 और 9 माइनस 4 इज़ 5 और ये 2500 और ये 10,000 और ये हमारा रह जाएगा 6,000 और ये 12,200 ही रह जाएगा, ठीक है। और नंबर 8 एंट्री देखते हैं कि उसमें हमें क्या मिलता है। तो ये नंबर 8 एंट्री पे हम लोग आ गए। तो इसमें और ये लास्ट एंट्री है कि परचेज्ड फर्नीचर ऑन अकाउंट ₹5,000, यानी कि 5,000 रुपये का फर्नीचर परचेज़ किया। फर्नीचर हमारा एसेट है और साथ हमने चूँकि ऑन अकाउंट लिया है तो हमारे ये भी लायबिलिटी में भी इजाफा हो जाएगा 5,000 से, ठीक है। तो हमारी जो लायबिलिटी है उसमें हमारा ये इसमें 5,000 हम लोग इंक्रीज़ कर देते हैं, ये इसमें ऐड हो जाएगा, ठीक है। और साथ हम लोग यहाँ पे लिख देते हैं एक और एसेट है जिसको नाम देते हैं, नाम क्या देना बल्कि उसका नाम ही फर्नीचर है, और वो फर्नीचर हम लोग यहाँ पे लिख लेते हैं 5,000, ठीक है। इसमें कोई चेंज नहीं है, इसमें कोई चेंज नहीं है, इसमें कोई चेंज नहीं है। और हम लोग अब क्या करेंगे, इन सबको बैलेंस आउट कर लेंगे, इसमें भी कोई चेंज नहीं है। तो ये हमारे पास बैलेंसेस आ गए, ठीक है। ये बैलेंस हमारे पास 5,700 ही रहेगा, कोई चेंज नहीं आएगा। हमारे पास जो ऑफिस इक्विपमेंट है 2,500 का वो भी वैसे रहेगा, जो हमारे पास गुड्स हैं वो भी उतनी ही रहेंगी 10,000 की, और ये फर्नीचर हमारे पास आ गया 5,000 का, तो ये हम लोग लिख लेंगे। और हमारे जो क्रेडिटर्स में पहले 10,000 के थे, फिर इसमें कमी आई 4,000 की, ये 600 रह गए। अब इसमें फिर इजाफा हुआ 5,000 का और ये हो गए 11,000 के, ठीक है। और जो हमारी इक्विटी है, जो कैपिटल है, वो 12,200 का ही रहेगा, ठीक है। तो ये तरीक़ाकार है। हाँ, अगर आप इसमें चाहें तो बेहतर तो यही है कि हम लोग साथ साथ यहाँ पे जो है ना इनके साथ प्लस लिख दें, यानी कि ये इसके साथ प्लस लिख दें, ये प्लस है, ठीक है, ये प्लस है, ये प्लस है। ठीक हो गया। एट दी एंड आपने ये काम करना है कि आपने टोटल एसेट्स लिख लेने हैं कि वो कितने हैं, ठीक है ना। टोटल एसेट्स कर लेने हैं और इनका इक्वल अपने करवा देना है लायबिलिटीज़ पे और कैपिटल के टोटल पर, ठीक है ना। तो लायबिलिटीज़ हमारे पास 11,000 की हैं, ये हमें नज़र आ रही है यहाँ पे, और कैपिटल हमारे पास 12,200 का है, ये भी आ रहा है। बाकी इनका टोटल हम लोग कर लेते हैं, ये बनता है जी 11 और 12 23,200। तो ये देखते हैं ये कितना बनता है, ये 5 और 10 15, 15 और 5 20
20 और 2 22, 22 और ये 5 और 700 1200 बन जाएगा। 22 और 1 23, 23,200 यानी कि ये वाला बनेगा। तो ये 23,200 के टोटल एसेट्स हो गए और यही 23,200 रुपये की हमारे पास टोटल लायबिलिटीज़ और कैपिटल हो गई। ठीक है, तो ये हमारा क्वेश्चन आप इस तरीके से कर लेंगे तो आपके इंशाल्लाह ताला पूरे के पूरे मार्क्स आएंगे। फ्रॉम द फॉलोइंग पर्टिकुलर्स ऑफ मिस्टर शहजाद इमरान, प्रिपेयर बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट फॉर द मंथ ऑफ जून 30, 2021। बैलेंस हमें दिया हुआ बैलेंस एज पर कैश बुक 20,000 है, अनप्रेजेंटेड चेक्स 4,000 है, अनक्रेडिटेड चेक्स हैं 3,000 के, डिविडेंड कलेक्टेड बाय द बैंक डायरेक्टली ₹1,000 हैं, बैंक चार्जेस चार्ज्ड बाय बैंक ₹100 बट नॉट रिकॉर्डेड इन कैश बुक, और लास्ट में दिया हुआ इंटरेस्ट क्रेडिटेड बाय बैंक ₹300 बट नॉट रिकॉर्डेड इन द कैश बुक। अच्छा बच्चों, मैं आपको यहाँ पर एडवाइस करूँगा कि आप यहाँ पर एडजस्टेड कैश बुक यानी कि रिवाइज्ड कैश बुक ज़रूर बना लें। मतलब उसका जो बैंक कॉलम है ना, वो सिर्फ बना लें आप। और ये कोई बनाना मुश्किल काम नहीं है। आपने सिंगल कॉलम कैश बुक, 2 कॉलम कैश बुक, 3 कॉलम कैश बुक आपने बनाई होगी, तो वो जो 2 कॉलम कैश बुक है या जो 3 कॉलम कैश बुक है, वही कैश बुक हमने बनानी है और उसमें से हमने सिर्फ़ और सिर्फ जो बैंक कॉलम है वो यहाँ पर बनाना है। ठीक है। अच्छा, अब देखना ये है कि यहाँ से वो कौन सी आइटम्स हैं जो हम लोग अपनी एडजस्टेड कैश बुक या जो रिवाइज्ड कैश बुक है बैंक कॉलम जिसमें हम सिर्फ बनाएंगे, वो कौन सी आइटम्स हैं जो वहाँ पर लिखी जाएँ। तो इसके लिए सिंपल और इजी बात वो ये है कि हर वो ट्रांजैक्शन जो बैंक ने रिकॉर्ड की है या हर वो ट्रांजैक्शन जो बैंक ने की है आपके अकाउंट के साथ और आपको उस ट्रांजैक्शन का बिल्कुल भी पता नहीं है, तो उन तमाम ट्रांजैक्शंस को आप रिवाइज्ड कैश बुक में लिख देंगे और बाकी जो ट्रांजैक्शंस रह जाएंगी हम उसको बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट में लिख लेंगे। तो चले हम एडजस्टेड कैश बुक बना लेते हैं यहाँ पे, और इसका सिर्फ बैंक कॉलम हम बनाएंगे यानी कि बैंक कॉलम ओनली। ठीक हो गया। तो इसकी सेम जो डेबिट साइड है उस पे हम लोग डेट्स का कॉलम बना लेते हैं, पर्टिकुलर्स का कॉलम बना देते हैं और इसके साथ हम लोग जो अमाउंट है वो लिख देंगे, साथ अपनी करेंसी जो रुपीज़ है वो भी लिख लेते हैं। इसी तरह हम जो क्रेडिट साइड है उसमें भी डेट का कॉलम बना लेंगे और साथ उसके पर्टिकुलर्स का कॉलम बना लेंगे और जो लास्ट कॉलम हमारा होगा वो अमाउंट या और उसके साथ करेंसी रुपीज़ वो भी लिख लेंगे। ठीक हो गया। अच्छा जी, ये जो एंट्री नंबर 1 है बैलेंस एज़ पर कैश बुक ₹20,000, ये बेसिकली वो अमाउंट है कि जो अकाउंटेंट ने जब कैश बुक बनाई होगी और जून का जो मंथ है वो 30 उसकी लास्ट डेट आई होगी, तो जब उसने बैलेंस ऑफ किया होगा तो ये क्लोजिंग बैलेंस यानी कि उसने दिया होगा अपने बॉस को। ठीक है। अब आपने ये करना है कि इसी बैलेंस को उठाना है और यही बैलेंस जो उसका क्लोजिंग बैलेंस था ये आपके लिए ओपनिंग बैलेंस बन जाएगा। ठीक है। और आप इसको डेबिट साइड पर लिख लें, यानी कि ओपनिंग बैलेंस लिखने के बाद आप अमाउंट के कॉलम में यहाँ पर 20,000 लिख दें। ठीक हो गया। अच्छा, उसके बाद ये पॉइंट नंबर 4 है, डिविडेंड कलेक्टेड बाय बैंक डायरेक्टली ₹1,000। अच्छा, ये होगा कि जो बैंक है उसको पहले से ही इंस्ट्रक्शंस दे रखी होंगी कि फ़लाँ जगह से हमारा जो डिविडेंड है यानी कि जो हमारी इनकम है वहाँ से जो प्रॉफिट हमें मिलना है तो वो आप लेके हमारे अकाउंट में डाल दिया करें। तो बैंक ने वही काम किया होगा, बैंक ने उस जगह से डिविडेंड कलेक्ट किया और आपके बैंक अकाउंट में डाल दिया। जब बैंक ने वो अमाउंट आपके अकाउंट में डाल दी तो इसका तो आपको नहीं पता ना, तो इस बात का पता आपको कब चलेगा, जब बैंक स्टेटमेंट आपके पास पहुंचेगी। ठीक हो गया। तो जब उसके साथ मैच किया तो ये अमाउंट बैंक स्टेटमेंट में मौजूद थी, कैश बुक में मौजूद नहीं थी। ठीक हो गया। अच्छा, इस बात को समझने के लिए और जो बाकी पॉइंट्स हैं उनको समझने के लिए हम अपने पास कैश बुक और पासबुक यानी कि बैंक स्टेटमेंट वो हम लोग यहाँ पर बना लेते हैं। और ये बात आपने इंतहाई अच्छे तरीके से याद रखनी है कि कैश बुक की डेबिट साइड पर इनकम्स रिकॉर्ड की जाती हैं और यही इनकम्स पासबुक की क्रेडिट साइड पर लिखी जाती है। इसी तरह जो पेमेंट्स होती हैं वो हम लोग अपनी कैश बुक की क्रेडिट साइड पर लिखते हैं और यही पेमेंट्स पासबुक की डेबिट साइड पर शो हो रही होंगी। ठीक होगी बात। अब ये देखिए, ये जो डिविडेंड कलेक्ट किया है बैंक ने
इसको बैंक ने कलेक्ट करके तो हमारी इनकम बना दिया, हमारी इनकम साइड पे लिख दिया। और इस बात का हमें पता चला तब कि जब ये बैंक स्टेटमेंट हमारे पास पहुंची। तो जब हमने इसको देखा तो वो इनकम्स हमारी शो हो रही थी, लेकिन वो इनकम हमारी कैश बुक में डेबिट साइड पर मौजूद नहीं है। तो हम क्या करेंगे, जो कि यहाँ पर मौजूद है, तो हम लोग इसी इनकम को अपनी कैश बुक की डेबिट साइड में भी लिख लेंगे। तो अब आप यूँ करें कि ये जो एडजस्टेड कैश बुक है, यहाँ पर आप डेबिट साइड में डिविडेंड 1000 लिख दें। पॉइंट नंबर 5 है बैंक चार्जेस चार्ज्ड बाय बैंक ₹100 बट नॉट रिकॉर्डेड इन कैश बुक। अच्छा, ये जो डिफरेंट तरह की सर्विसेज बैंक हमें देता है, लाइक जैसे हमारे कहने पर डिफरेंट जगहों से कैश लेके या डिविडेंड लेके हमारे अकाउंट में डाल देता है, या डिफरेंट जगहों पर हमारे अकाउंट से पैसे निकाल के पेमेंट कर भी देता है। तो इन तमाम सर्विसेज के बैंक जो है वो चार्जेस लेता है, और बैंक ये चार्जेस काट लेता है। और इन चार्जेस का हमें पता तब चलता है जब हमारे पास बैंक स्टेटमेंट आती है। तो यहाँ पर भी जब ये बैंक स्टेटमेंट आई होगी तो यहाँ पर ये देखें पेमेंट साइड पे 100 शो हो रहा है, लेकिन ये 100 हमारी कैश बुक की पेमेंट साइड में नज़र नहीं आ रहा, क्रेडिट साइड पे। तो हम ये करेंगे कि इस 100 को यहाँ पर क्रेडिट साइड में अपनी पेमेंट्स में शो करवा देंगे। तो आप यहाँ पर लिखें बैंक चार्जेस और अमाउंट के कॉलम में ₹100 लिख दें। अच्छा जी, फिर पॉइंट नंबर 6 है इंटरेस्ट क्रेडिटेड बाय बैंक ₹300 बट नॉट रिकॉर्डेड इन कैश बुक। ये सेम वही काम हुआ कि बैंक ने किसी जगह से हमारे कहने पर ₹300 कलेक्ट किए और हमारे अकाउंट में क्रेडिट कर दिए, यानी कि हमारी इनकम इसको बना दिया, लेकिन यही इनकम हमारी कैश बुक की डेबिट साइड पे ये शो नहीं हो रही। तो हम लोग इसी अमाउंट को फिर यहाँ पर लिख लेंगे। तो आप यहाँ पर डेबिट साइड में इंटरेस्ट लिखें और अमाउंट में 300 लिख लें। अब दोनों साइड का टोटल देख लेते हैं। मुझे ये डेबिट साइड थोड़ी बड़ी लग रही है, तो इसका हम लोग टोटल कर लेते हैं। इसका टोटल आ गया 21,300, और इस टोटल में से जब हम ₹100 माइनस करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो हमारे पास जो बैलेंस आएगा उस बैलेंस को हम क्लोजिंग बैलेंस कहेंगे। यानी कि जो अब हम कैश बुक बना रहे हैं, इस कैश बुक का क्लोजिंग बैलेंस ये वाला होगा 21,200 का। बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट बनाने के लिए आप यहाँ पर लिखें बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट एज ऑन जून 30, 2021। यहाँ पर अमाउंट लिख लें और इसके साथ जो करेंसी है रुपीस वो लिख लें, और इसको शुरू करने के लिए यहाँ पे लिख लें बैलेंस एज पर कैश बुक। अच्छा, इसको समझने के लिए आप ये कह सकते हैं कि बैलेंस एज पर एडजस्टेड कैश बुक। ठीक है, तो ये जो क्लोजिंग बैलेंस था 21,200 का, यही बैलेंस हम लोग यहाँ पर लिख लेंगे। इसी बैलेंस के साथ हमारी रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट शुरू होगी। और चूँकि इसकी डेबिट साइड बड़ी थी तो इस बैलेंस को हम डेबिट बैलेंस कहेंगे। अच्छा जी, पॉइंट नंबर 2 लिखा हुआ है कि अनप्रेजेंटेड चेक्स ₹4,000। ये बेसिकली वो चेक्स हैं कि जो हमने अपने कस्टमर्स को इशू किए और हमने उनको अपनी पेमेंट साइड पे रिकॉर्ड कर लिया, लेकिन हमने जिस कस्टमर को चेक इशू किया वो बेसिकली बैंक में अभी तक पैसे लेने के लिए गया ही नहीं, उसने ये चेक अभी तक बैंक में प्रेजेंट ही नहीं किया। तो इसका एक तो हाल ये वाला है कि मैं इसको यहाँ से क्रॉस लगा दूँ, लाइन लगा दूँ, लेकिन प्रैक्टिकल लाइफ में इस चीज़ की इजाज़त नहीं होती। तो फिर इसका दूसरी अप्रोच ये है कि मैं इसी अमाउंट को डेबिट कर दूँ। जब मैं इसको डेबिट साइड पे लिख लूँगा, अपनी इनकम बना लूँगा, तो ये जो क्रेडिट साइड पे लिखी हुई अमाउंट है ये इसका इफ़ेक्ट कैंसिल हो जाएगा। तो आप यहाँ पे लिख लें अनप्रेजेंटेड चेक्स 4,000, और चूँकि उसको मैंने डेबिट साइड पे लिखा था इसलिए मैं इसके साथ डेबिट लिख दूँगा। अब यहाँ जो बात समझने वाली वो ये है कि ऊपर भी डेबिट बैलेंस है, उसके नीचे जो मैंने लिखा है ये भी डेबिट बैलेंस है। तो डेबिट बैलेंस और डेबिट बैलेंस हमेशा प्लस होंगे। इसी तरह अगर ऊपर नीचे दोनों बैलेंसेस क्रेडिट हों, यानी कि अगर फॉर एग्जांपल ये जो ऊपर लिखा हुआ ये अगर क्रेडिट होता, नीचे भी क्रेडिट होता, तो मैं इनको फिर भी ऐड करता। ठीक है, यानी कि जो सेम नेचर के बैलेंसेस हैं, डेबिट डेबिट ये भी प्लस होते हैं, क्रेडिट क्रेडिट ये भी प्लस होते हैं। लेकिन अगर इन दोनों में से एक भी
क्रेडिट होता तो हम इन दोनों अमाउंट्स को आपस में माइनस करवा देते। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, इन दोनों अमाउंट्स को ऐड करेंगे और इसका जो टोटल है दोनों को ऐड करके वो इसके नीचे लिख लेंगे 25,200। और चूँकि दोनों बैलेंसेस डेबिट थे, लिहाजा ये जो आंसर आया हमारे पास ये भी डेबिट बैलेंस है। ठीक है, अच्छा जी, पॉइंट नंबर 3 है अनक्रेडिटेड चेक्स ₹3000। ये बेसिकली वो चेक्स थे कि जो हमें हमारे कस्टमर्स हैं उन्होंने हमें चेक दे दिए, तो हमने इन चेक्स को अपने पास डेबिट साइड पे लिखने के बाद अपनी इनकम बनाने के बाद बैंक में भिजवा दिया कि आप हमारे अकाउंट में डाल दें। ठीक है, लेकिन हुआ ये किसी वजह से कि वो चेक बैंक हमारे अकाउंट में क्रेडिट नहीं कर सका। उसके पीछे कोई भी वजह हो सकती है, वो हम लोग इंशाल्लाह फिर कभी देखेंगे। तो इसका मतलब ये है कि ये हमारी इनकम नहीं बनी। तो अब फिर वही बात है, या तो मैं इसको यहाँ पर इसको क्रॉस कर दूँ, लेकिन इसकी चूँकि परमिशन नहीं होती तो मैं क्या करूँगा, अपनी इस इनकम को कैंसिल करने के लिए मैं क्रेडिट साइड पे इसी अमाउंट को अपनी पेमेंट बना लूँगा। ठीक है, तो जैसे ही मैं इसको क्रेडिट में लिखूँगा तो इन दोनों का इफ़ेक्ट आपस में कैंसिल हो जाएगा। तो अब आप यहाँ पर लिख लें अनक्रेडिटेड चेक्स ₹3000। अब चूँकि इसको मैंने वहाँ पर क्रेडिट में लिख के बताया है आपको, तो लिहाजा आप इसके साथ इस क्रेडिट लिखें। आप ये देखें कि जो ऊपर अमाउंट है 25,200 की वो डेबिट बैलेंस है और इसके नीचे हमने लिख दिया 3000, ये क्रेडिट बैलेंस है। तो मैंने अभी बताया था आपको कि जब डेबिट और क्रेडिट दो डिफरेंट बैलेंसेस आ जाएंगे तो हम इनको आपस में सबट्रैक्ट करेंगे। ठीक है, तो ये आंसर हमारे पास बनेगा 22,200। अब सवाल ये है कि ये कौन सा बैलेंस है, तो आप देखें कि जो अमाउंट बड़ी है इन दोनों में से वो 25,200 थी और ये डेबिट बैलेंस है, तो लिहाजा जो हमारे पास सबट्रैक्ट करने के बाद आंसर आया है वही बैलेंस हम लोग इसके साथ लिखेंगे। ठीक हो गया, मुझे उम्मीद है कि आपको ये क्वेश्चन समझ आ गया होगा। Atif sold goods to Yasir for ₹5,000 on 1st July 2015 and drew a bill on Yasir for 3 months for this amount. Yasir accepted it and refunded रिफंडेड नहीं होना चाहिए, यहाँ पर वर्ड आएगा रिटर्न्ड। हम इसको यूँ पढ़ेंगे कि यासिर एक्सेप्टेड इट एंड रिटर्न्ड इट टू आतिफ हु डिस्काउंटेड द बिल ऑन 4th July विद द बैंक at 10% per annum. Yasir paid the amount on maturity. Pass journal entries in the books of both the parties. अच्छा बच्चों, जब जर्नल एंट्रीज रिकॉर्ड करनी हो तो कुछ बातों का तो आपको ऑलरेडी पता होगा कि हमारे पास 5 डिफरेंट अकाउंटिंग हेड्स हैं, जिसमें से एसेट्स और एक्सपेंसेस इनकी नेचर सेम है। नेचर सेम होने का मतलब ये हुआ कि जब भी ये इंक्रीज़ होंगे तो इनको हमेशा डेबिट किया जाएगा। और इसी तरह जो दूसरा ग्रुप है वो लायबिलिटीज़ का, इनकम्स और कैपिटल, ये 3 चीज़ें यहाँ पर शामिल हैं। तो ये जब इंक्रीज़ करते हैं तो हम इनको क्रेडिट करते हैं। तो इस क्वेश्चन के लिए टिप ये है कि जब आपने आतिफ की बुक्स में जर्नल एंट्रीज पास करनी है तो आप अपने आप को आतिफ समझें, और इसी तरह जब आपने यासिर की बुक्स में एंट्रीज रिकॉर्ड करनी है तो आपने अपने आप को यासिर समझना है। इस तरीके से आपको ये क्वेश्चन सॉल्व करने में काफ़ी सारी आसानी हो जाएगी। जर्नल एंट्रीज पास करने के लिए मैंने दोनों जो स्केचेस हैं दोनों के बुक्स के मैंने वो ऑलरेडी यहाँ पर बना के रखे हैं ताकि हमारा टाइम सेव हो जाए। सबसे पहले हम लिख लेते हैं बुक्स ऑफ आतिफ। चूँकि अब आपका नाम आतिफ है, इसका मतलब ये हुआ कि आपने यासिर को 5,000 के गुड्स जो है वो बेची हैं। इसका मतलब ये हुआ कि आप यहाँ पर इस टाइम सेलर हैं, इसलिए हम यहाँ पर सेलर लिख लेते हैं। यहाँ पर एंट्रीज रिकॉर्ड करने के लिए आपका जो रोल है वो चेंज हो चुका होगा। अब आपका नाम यासिर है, ये अब आपके बुक्स हैं, बुक्स ऑफ यासिर यहाँ पे लिखते हैं। चूँकि आपने चीज़ें परचेज की हैं, दैट इज़ वाई ये परचेजर है या बायर है। ठीक हो गया। अच्छा चले, मैं अब इन दोनों टेबल्स के जो कॉलम्स हैं, इनके जो टाइटल्स हैं मैं वो ज़रा फटाफट लिख लूँ, यानी कि डेट्स, डिटेल्स, लेजर फोलियो, डेबिट एंड क्रेडिट विद करेंसी अमाउंट्स। ठीक है। अच्छा जी, आतिफ यानी कि आपने चीज़ें बेची है यासिर को 5,000 रुपीज़ की ऑन 1st July 2015। यहाँ वैसे लिखा नहीं हुआ कि ये चीज़ें उधार पे बेची हैं या कैश पे बेची हैं, लेकिन चूँकि ये बिल ऑफ एक्सचेंज का क्वेश्चन है तो बिल ऑफ एक्सचेंज तभी ड्रॉ होता है जब चीज़ें उधार पर खरीदी या बेची गई होती हैं।
पक्की बात है कि ये चीज़ उधार में बेची गई है, तो यासिर आपका कस्टमर है जिसने माल उधार खरीदा है। जो आपके कस्टमर्स होते हैं वो बेसिकली आपके डेटर्स होते हैं। इस ट्रांजैक्शन की वजह से आपके एसेट्स में इजाफा हो गया, और जब एसेट्स इंक्रीज करते हैं बिजनेस के तो उन एसेट्स को डेबिट किया जाता है। इसीलिए हम अपने इस एसेट यानी कि कस्टमर यानी कि यासिर अकाउंट को डेबिट करेंगे। और जो सेल्स हैं बेसिकली ये हमारी रेवेन्यू अकाउंट है, या हमारा आमदनी का अकाउंट है। ये आपको पता है कि जब हमारी आमदनी में इजाफा होता है, हमारी इनकम में इजाफा होता है, तो ये क्रेडिट होती है। ठीक हो गया। तो इस वजह से जो सेल्स अकाउंट है हम इसको क्रेडिट करेंगे, तो हम यासिर अकाउंट के सामने डेबिट में 5000 अमाउंट लिख देंगे और सेल्स अकाउंट के सामने क्रेडिट में 5000 अमाउंट लिख देंगे। और इसकी एक छोटी सी नरेशन लिख दें कि चलो यूँ लिख लेते हैं कि गुड्स सोल्ड ऑन क्रेडिट, दैट्स इट। ले जी, अब आप यासिर हैं यानी कि बायर है। ठीक हो गया। सेम डेट पर आप भी अपनी बुक्स में एंट्री रिकॉर्ड करेंगे यही वाले यानी कि परचेजेस की। इस ट्रांजैक्शन में आपके पॉइंट ऑफ व्यू से भी दो चीजें हैं, एक परचेजेस अकाउंट है, दूसरा आतिफ का अकाउंट है। और परचेजेस जो है वो आपके बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से एक्सपेंस है। इस ट्रांजैक्शन की वजह से आपकी परचेजेस में इजाफा होगा यानी कि आपके एक्सपेंसेस में इजाफा होगा। एक्सपेंसेस इंक्रीज करने पर इनको डेबिट किया जाता है, तो हम इसीलिए परचेजेस अकाउंट को डेबिट कर लेंगे। आतिफ से जो कि आपने परचेजेस की हैं, आतिफ को पैसे अभी तक आपने नहीं दिए, आतिफ बेसिकली आपकी एक लायबिलिटी बन जाएगी। लायबिलिटीज जब इंक्रीज करती है तो हम उनको क्रेडिट करते हैं। यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे कि आतिफ को क्रेडिट कर देंगे यानी कि लायबिलिटी अकाउंट को क्रेडिट कर देंगे। परचेजेस के सामने डेबिट कॉलम में आप 5000 की अमाउंट लिख दें, और आतिफ यानी कि लायबिलिटी की जो अकाउंट है इसके सामने आप क्रेडिट में 5000 की अमाउंट लिख दें। और इसकी भी छोटी सी नरेशन लिख दें यानी कि चलें ये लिख लेते हैं कि गुड्स परचेज्ड ऑन क्रेडिट। अच्छा, ये आगे लिखा होगा कि एंड ड्रू अ बिल ऑन यासिर फॉर 3 months फॉर दिस अमाउंट। यासिर एक्सेप्टेड इट एंड रिटर्न इट टू आतिफ। इसका मतलब ये हुआ कि ये जो सेल परचेज हो रही है ये बेसिकली क्रेडिट पर हो रही है, तो इस क्रेडिट सेल परचेज को पक्का करने के लिए इसका एक लिख लिखाइया कर लिया जाता है। और मतलब यह है कि इसको किसी पेपर पर लिख लिया जाता है, और उस पेपर को हम बिल कह देते हैं। कि आपने एक पेपर पर लिख दिया कि यासिर ने 5000 रुपए का माल मुझसे 1 जुलाई 2015 को परचेज किया है, और ये बंदा वादा कर रहा है कि वो 3 महीने के बाद मुझे ये पैसे दे देगा। ठीक है, आप इसके ऊपर सिग्नेचर करके आप उसके हवाले करते हैं यासिर के। यासिर भी इसको पढ़ के इसके ऊपर सिग्नेचर करता है और आपको वापस कर देता है। तो सिग्नेचर करना मतलब यह है कि यासिर ने एक्सेप्ट कर लिया है। तो अब इस एक एक्टिविटी की हम लोग ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करेंगे इन द बुक्स ऑफ आतिफ और इन द बुक्स ऑफ यासिर। अच्छा, जो बंदा बिल राइट करता है, लिखता है, तो इस बिल के लिखने के अमल को बिल ड्रा करना कहा जाता है। तो इस तरह जिस बंदे ने बिल लिखा है वो बंदा बेसिकली ड्रार कहलाएगा। ठीक है, और चूंकि और इसी तरह जिस बंदे पर बिल लिखा जाता है कि इस बंदे ने पैसे देने हैं, उस बंदे को ड्राई कहा जाता है। अब जिस डेट पर ये सेल परचेज हुई है तो उसी डेट पर ही ये बिल ड्रॉ किया जाता है। अब यहाँ जो बात देखने वाली है कि ये जो कागज का टुकड़ा है जिसको हम लोग बिल कह रहे हैं, ये बिल आपके लिए, अगर आप आतिफ हैं तो ये आपके लिए बेसिकली एक सबूत है कि ये पैसे आपने यासिर से लेने हैं। तो ये बिल आपके बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से आपके लिए एक एसेट हो जाएगा। तो अगेन आपका जो एसेट है वो इंक्रीज हो रहा है। तो जब एसेट्स इंक्रीज करते हैं तो हम उसको डेबिट करते हैं, तो इसलिए हम लोग बिल रिसीवेबल अकाउंट को डेबिट कर लेंगे। और उसके बाद आपने जो यासिर का अकाउंट ऊपर डेबिट किया था तो उसको अब यहाँ पर क्रेडिट कर देंगे कि आपने बेसिकली वो जो पहले वाला एसेट क्रिएट किया था उस एसेट को अब आप क्रेडिट करके खत्म कर रहे हैं। यानी कि जब एसेट्स खत्म करने होते हैं या जब एसेट्स डिक्रीज होते हैं तो हम उनको क्रेडिट करते हैं। तो यहाँ पर यासिर अकाउंट को हम क्रेडिट कर लें, और इसके बाद आप बिल रिसीवेबल अकाउंट के सामने डेबिट कॉलम में 5000 रुपीज लिख दें, और यासिर अकाउंट को क्रेडिट करने के बाद इसके सामने जो उसका क्रेडिट का जो कॉलम है उसके अंदर आप 5000 लिख देते हैं। और यहाँ पर अब आप चूंकि यासिर हैं, आपने चीजें परचेज की हैं, वही जो बिल था जो ऊपर आपके लिए एसेट था, चूंकि अब आप यासिर हैं तो वही बिल आपके लिए बिल पेएबल कहलाएगा कि आपने पैसे देने हैं। जब ये बिल पेएबल है आपके लिए तो ये आपके बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से ये आपके ऊपर एक लायबिलिटी है। तो लायबिलिटीज जब भी इंक्रीज करती हैं तो हम उनको क्रेडिट करते हैं। एट द सेम टाइम जो आपने ऊपर अपनी एक लायबिलिटी क्रिएट की थी आतिफ,
के नाम से, तो उस लायबिलिटी को अब आप यहाँ पर ख़त्म कर देंगे और आप उसको डेबिट कर लेंगे। जब भी लायबिलिटीज़ को कम करना होता है या ख़त्म करना होता है तो हम उनको डेबिट करते हैं। तो यहाँ पर आतिफ अकाउंट को डेबिट करेंगे और बिल्स पेबल अकाउंट आपकी एक नई लायबिलिटी बन रही है उसके अगेंस्ट, तो आप उसको क्रेडिट कर देंगे। आप यहाँ पर आतिफ अकाउंट के सामने डेबिट साइड पे 5000 रुपीज़ लिख दें और बिल्स पेबल अकाउंट के सामने क्रेडिट कॉलम में 5000 रुपीज़ लिख दें और इसकी नरेशन लिख देते हैं कि एक्सेप्टेंस गिवन टू आतिफ। मुझे याद है ऊपर हम लोगों ने जो नरेशन है वो नहीं लिखी, यहाँ हम लिख देंगे एक्सेप्टेंस रिसीव्ड फ्रॉम यासिर। अच्छा जी, आगे लिखा हुआ है कि हु डिस्काउंटेड द बिल ऑन 4th जुलाई विद द बैंक एट 10% पर एनम। इसका मतलब ये हुआ कि आतिफ यानी कि आपने जाके बैंक को वही बिल 4 जुलाई को सेल कर दिया। क्यों ऐसा किया? हो सकता है कि आतिफ यानी कि आपको पैसों की फौरन ज़रूरत हो और आप 3 मंथ्स वेट ना कर सकते हो, तो आपने वो जाके बिल बैंक को सेल किया, बैंक ने वो पैसे आपको दे दिए। लेकिन चूंकि बैंक ये काम करने के आपको कुछ फी चार्ज करेगा जिसको बैंक डिस्काउंट बोलेंगे और ये जो इसका रेट है 10% पर एनम, दैट मीन्स के ये सालाना के हिसाब से आपसे 10% का जो डिस्काउंट है वो चार्ज करेगा। तो चूंकि आपका जो बिल था वो 3 मंथ्स का था और यहाँ पर ये है कि जब आपने बिल बैंक को सेल किया तो उस टाइम से लेके मेच्योरिटी डेट तक जब उसके पैसे मिलने हैं तो वो कितना टाइम पीरियड बनता है, तो उतने महीनों का जो डिस्काउंट है वो चार्ज किया जाएगा। तो चूंकि ये आपने ठीक 3 दिन के बाद आपने चौथे दिन जो है ना वो बिल बैंक को सेल कर दिया है, तो दैट मीन्स अभी फुल 3 मंथ्स पड़े हुए हैं। तो इस सिचुएशन में यहाँ पर बैंक आपको 10% के हिसाब से 3 महीनों का डिस्काउंट चार्ज करेगा। यहाँ पर हम लिख लेंगे जुलाई 4, 2015। यहाँ पर बैंक आपको कैश तो नहीं देगा लेकिन आपके अकाउंट में ये पैसे ट्रांसफ़र कर देगा, जिसकी वजह से आपका जो बैंक अकाउंट है वो इंक्रीज़ कर जाएगा। कैश अकाउंट और बैंक अकाउंट भी हमारे एसेट्स होते हैं। जब हमारे एसेट्स इंक्रीज़ करते हैं ऑलरेडी हम लोग जानते हैं कि वो उनको डेबिट किया जाता है। तो यहाँ पर हम लोग बैंक अकाउंट को डेबिट कर लेंगे और डिस्काउंट अकाउंट चूँकि आपके बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से आपके लिए एक्सपेंस है, एक्सपेंसेस के बारे में भी आपको पता है कि जब एक्सपेंसेस इंक्रीज़ करते हैं तो उनको भी डेबिट किया जाता है। यहाँ पर डिस्काउंट अकाउंट यानी कि जो एक्सपेंस है आपका ये वाला, इसको भी आप डेबिट करेंगे और इसके अगेंस्ट अब वो जो आपने एक एसेट ऊपर क्रिएट किया था बिल रिसीवेबल अकाउंट का, वो एसेट अब आपका यहाँ पर ख़त्म हो जाएगा बिकॉज वो अब आपने उसको सेल कर दिया। उस एसेट को हम लोग यहाँ पर क्रेडिट कर देंगे और क्रेडिट जैसे ही करेंगे तो वो वाला एसेट खत्म हो जाएगा। जब किसी एसेट्स को डिक्रीज करना हो या ख़त्म करना हो तो हम उनको क्रेडिट कर देते हैं। यहाँ पर 5000 अमाउंट पर 10% के हिसाब से साल के 12 महीनों में से 3 महीने का डिस्काउंट इस तरह कैलकुलेट करेंगे। ये अमाउंट बनती है 125। इसको डेबिट में लिख लेते हैं। चलिए पहले 5000 लिख लेते हैं क्रेडिट में, और चूँकि ये 125 रुपीज़ आपको नहीं मिलने, आपका एक्सपेंस है, तो इसको हम लोग डेबिट में लिख देते हैं। इतने पैसे काटने के बाद जो आपको पैसे मिलेंगे वो है 4875। अच्छा जी, अब इस ट्रांजैक्शन के लिए जब आप अपने आप को यासिर समझेंगे तो इसमें आपका कोई ऐसा रोल नहीं है बिकॉज आपने पेमेंट करनी है, चाहे वो बिल बैंक के पास हो चाहे वो बिल आतिफ के पास हो। इसलिए आतिफ ने अगर ये बिल बैंक को सेल कर दिया है तो इसमें आप अपने पास कोई भी एंट्री रिकॉर्ड नहीं करेंगे। इसकी नरेशन लिख लेते हैं कि द बिल डिस्काउंटेड एट बैंक एट 10% पर एनम। आगे लिखा हुआ है कि यासिर पेड द अमाउंट ऑन मेच्योरिटी। इसका मतलब ये हुआ कि जब मेच्योरिटी डेट आई 3 महीने के बाद तो बैंक ने वही बिल यासिर के हवाले किया। यासिर ने वो बिल लेकर बैंक को पेमेंट कर दी। अब ये जो मेच्योरिटी डेट बनती है ये नॉर्मली 3 महीने का चूँकि बिल था, जुलाई अगस्त सितंबर 3 महीने यहाँ पर पूरे हो जाएंगे, तो अक्टूबर के भी 3 दिन दिए जाएंगे जिसको ग्रेस पीरियड बोलते हैं। तो 3 दिन वो निकालने के बाद अक्टूबर की 4 को ये पेमेंट हुई होगी। अक्टूबर 4, 2015 को ये एंट्री रिकॉर्ड की जाएगी। बिल पेएबल अकाउंट जो आपकी लायबिलिटी बनी थी ऊपर वाली एंट्री के अंदर, यहाँ पर आप उस लायबिलिटी को ख़त्म कर रहे हैं, चूँकि पैसे पे कर रहे हैं तो आप इस लायबिलिटी को डेबिट कर लेंगे बिकॉज जब भी लायबिलिटीज़ को ख़त्म करना होता है या कम करना होता है तो उसको डेबिट किया जाता है। और एट द सेम टाइम आपका चूँकि जो कैश है वो डिक्रीज़ हो रहा है या बैंक डिक्रीज़ हो रहा है, जो भी एंट्री आपने लिखनी है यहाँ पे
चूँकि कैश अगर दे रहे हैं या बैंक से पैसे जा रहे हैं तो दोनों सूरतों में आपका ये वाला जो एसेट है वो डिक्रीज़ हो रहा है। तो जब एसेट्स डिक्रीज़ करते हैं या ख़त्म होते हैं तो उनको क्रेडिट किया जाता है। तो यहाँ पर एसेट ख़त्म तो नहीं हो रहा, लेकिन यहाँ पर एसेट डिक्रीज़ ज़रूर हो रहा है। तो आप यहाँ पर चाहे कैश लिख लें या बैंक लिख लें। तो मैं यहाँ पर कैश लिख रहा हूँ, तो कैश अकाउंट में यहाँ पर क्रेडिट करूँगा। बिल पेबल के सामने आप 5000 की अमाउंट लिख दें और यहाँ पर कैश अकाउंट के सामने क्रेडिट कॉलम में 5000 की अमाउंट लिख दें। अच्छा, यहाँ ये नहीं है कि आपने 4875 रुपीज़ पे करने हैं। बेसिकली वो जो 4875 है उनसे आपका कोई कंसर्न नहीं है। आपने 5000 रुपये की परचेजेस की थी तो 5000 रुपया ही आपने बेसिकली पे करना है, राइट। और यही बात बिल पर भी लिखी हुई है कि यासिर के पास जो बंदा भी ये बिल लेकर आएगा यासिर उसको 5000 पे करेगा। आई जस्ट होप कि आपको ये क्वेश्चन समझ आ गया होगा। स्टेट विद रीजंस वेदर द फॉलोइंग आइटम्स आर कैपिटल और रेवेन्यू। इसमें जो सबसे पहला पॉइंट है वो लिखा हुआ है कॉस्ट इनकर्ड इन एक्वायरिंग आ पेटेंट। बच्चों, जो भी बंदा कोई न्यू मशीन या कोई न्यू केमिकल फार्मूला या कोई टेक्नोलॉजी इन्वेंट करता है तो वो उस चीज़ को, उस इन्वेंशन को सिक्योर करने के लिए एक लीगल प्रोटेक्शन हासिल कर लेता है जिसको कि पेटेंट कहते हैं, ताकि कोई और बंदा इसको बगैर परमिशन के यूज़ ना कर सके। जो पेटेंट्स होते हैं ये बेसिकली नॉन करंट एसेट्स यानी कि फिक्स्ड एसेट्स होते हैं, और फिक्स्ड एसेट्स में दो तरह के एसेट्स होते हैं, एक होते हैं टेंजिबल एसेट्स और एक होते हैं इनटेंजिबल एसेट्स। तो टेंजिबल एसेट्स बेसिकली वो है कि जिनको हम देख सकते हैं, छू सकते हैं, पकड़ सकते हैं। इसमें जो एग्जांपल्स में लैंड, बिल्डिंग, फर्नीचर, कार, ये वो चीज़ें। जबकि जो इनटेंजिबल एसेट्स हैं उसमें ये आपके बिजनेस का जो पेटेंट्स है, कॉपीराइट्स, गुडविल वगैरह, ये चीज़ें शामिल होती है। किसी की इन्वेंट की हुई मशीन को हमारा बिजनेस यूज़ करना चाहता है ताकि हम भी उसको प्रोड्यूस करके पैसा कमा सकें, तो इसके लिए फिर हमें असल बंदे से परमिशन लेना पड़ेगी। तो डेफिनेटली उसके ऊपर कोई ना कोई ख़र्चा आएगा। तो इस तरह का जो ख़र्चा होता है वो बेसिकली इनका जो बेनिफिट होता है वो 1 साल से ज़्यादा का होता है। तो इस वजह से हम ये कह सकते हैं कि ये कैपिटल एक्सपेंडिचर है। तो इसकी जो रीज़न है वो हम लोग लिख लेते हैं कि पेटेंट्स आर इंटेंजिबल एसेट्स, द बेनिफिट्स ऑफ दीज एक्सपेंडिचर्स हैव अ लाइफ ऑफ मोर देन 1 ईयर। पॉइंट नंबर 2 है कि लीगल एक्सपेंसेस इनकर्ड इन एन इनकम टैक्स अपील। ये बेसिकली एक रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है बिकॉज ये डे टू डे एक्सपेंसेस की कैटेगरी में आता है। नॉर्मली बिजनेसेस में इस तरह के खर्चे होते रहते हैं, साल में 6 महीने में, 2 महीने में, 3 महीने में एक दफ़ा हो जाते हैं। तो इसलिए ये रेवेन्यू एक्सपेंडिचर्स हैं। हम इसकी जो रीज़न है वो ये लिख लेते हैं कि दीज एक्सपेंसेस आर रिकरिंग बाय नेचर, मतलब ये है कि ये बार बार होते हैं, and are often incurred to keep the business operations running, ताकि हमारा जो बिजनेस है वो चलता रहे। थर्ड पॉइंट है कि अमाउंट स्पेंट ऑन द यूनिफॉर्म ऑफ द एम्प्लॉयज़। ये जो एक्सपेंडिचर है ये भी रेवेन्यू एक्सपेंडिचर्स हम कंसिडर कर लेते हैं बिकॉज कोई और डिटेल नहीं दी हुई। अगर तो ये बहुत स्पेसिफिक होता, बड़ी ख़ास किस्म की इस यूनिफॉर्म होती, लॉन्ग इसके कुछ और बेनिफिट्स भी होते, तो शायद इसको कैपिटल एक्सपेंडिचर्स कंसिडर कर लिया जाता है। लेकिन चूँकि कोई डिटेल नहीं दी तो हम लोग ये ज़ूम कर लेते हैं कि ये जो एक्सपेंडिचर्स है ये वो है कि जो कि साल 6 महीने में एक दफ़ा लाजमी होते हैं। और दूसरी बात ये है कि इस तरह के जो एक्सपेंसेस हैं ये बिज़नेस की जो अर्निंग कैपेसिटी है उसको इंक्रीज़ नहीं करते। तो रीज़न में हम लिख लेते हैं कि these expenditures are recurring by nature and do not increase the earning capacity of the business। अच्छा, मैं आपको हर एक पॉइंट के अगेंस्ट एक रीज़न, 2 रीज़न्स या 3 रीज़न्स दूंगा। आप इसमें से आप कोई भी रीज़न जो आपको सूट करती है वो आप वहाँ पर याद करके लिख सकते हैं। पॉइंट नंबर 4 है कॉस्ट ऑफ अ न्यू मशीनरी। ये तो कंफर्म कैपिटल एक्सपेंडिचर है क्योंकि जो मशीन होती है ये एक परमानेंट एसेट होती है और इस तरह के एक्सपेंडिचर्स का बेनिफिट 1 साल से ज़्यादा का होता है। तो रीज़न हम लोग लिख लेते हैं मशीनरी इज़ अ परमानेंट एसेट, द बेनिफिट्स ऑफ दीज एक्सपेंडिचर्स हैव अ लाइफ ऑफ मोर देन 1 ईयर। पॉइंट नंबर 5 है कि रिपेयर ऑफ मशीनरी। ये बेसिकली रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है बिकॉज इस तरह के जो एक्सपेंसेस हैं ये बिज़नेस में डे टू डे होते रहते हैं और ये जो एक्सपेंसेस है ये फिक्स्ड एसेट्स को मेंटेन रखने के लिए ताकि वो अच्छी वर्किंग कंडीशन में रहे, इसके लिए एक्सपेंडिचर्स किया जाता हो। तो इसके रीज़न लिख लेते हैं।
These expenditures are incurred to maintain the fixed assets, like जैसे कि machinery in this case in good working condition. Point number 6 है commission on issue of debentures. अच्छा बच्चों याद रखिएगा कि ये जो डिबेंचर्स होते हैं ये बेसिकली एक तरह से जो पब्लिक लिमिटेड कंपनीज है ये बेसिकली लोगों से उधार लेती हैं, लोन बेसिकली ये वाला होता है। और यानी कि ये एक ऐसा कैपिटल है कि जो कि उधार वाला कैपिटल होता है, यानी कि ये बिज़नेस के अपने पास पैसे नहीं होते और बिज़नेस जब तक इन पैसों को यूज़ करता है तो इस पर इंटरेस्ट पे करता है। नॉर्मली डिबेंचर्स जो है वो उस वक्त इशू किए जाते हैं कि जब बिज़नेस को पैसों की ज़रूरत होती है और वो बैंक से लोन ना लेना चाहती हो या वो शेयर्स इशू ना करना चाहती हो। नॉर्मली फिर डिबेंचर्स की वजह से जो पैसे हासिल होते हैं उन पैसों को आम तौर पर जो है वो फिक्स्ड एसेट्स की परचेजिंग में इस्तेमाल किया जाता है। इस पॉइंट ऑफ व्यू से ये हमारे कैपिटल एक्सपेंडिचर्स हैं। इसकी जो रीजंस हैं वो लिख लेते हैं कि डिबेंचर्स आर एक्चुअली द बोरोड कैपिटल एंड आर यूजुअली यूज्ड टू परचेज फिक्स्ड एसेट्स। पॉइंट नंबर 7 है कस्टम ड्यूटी पेड ऑन मशीनरी। ये सीधा सीधा कैपिटल एक्सपेंडिचर है, बिकॉज आपको पता है कि कोई भी फिक्स्ड एसेट जहाँ से आपने परचेज किया है वहाँ से लेके तो रास्ते में जितनी भी ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट है, जितनी भी एक्साइज ड्यूटी, कस्टम ड्यूटी, ये वो महसूल, चुंगी, टैक्स जो भी रास्ते में पड़ता है वो सारे के सारे खर्चे उसकी कॉस्ट में शामिल किए जाते हैं। इवन कि जब वो मशीन या जब वो फिक्स्ड एसेट आपकी बिज़नेस की फैक्ट्री में पहुँच जाता है तो वहाँ वो खर्चे भी और उसकी जो अनलोडिंग के खर्चे हैं वो भी, और इवन कि उनको इंस्टॉल करने के पैसे तक, यानी कि जब तक वो मशीनरी या जो वो फिक्स्ड एसेट है जब तक वर्किंग कंडीशन में ना आ जाए तो तब तक जितने खर्चे होते हैं, यानी कि जहाँ से परचेज़ किया वहाँ से लेके तो जब तक वो आपके पास वर्किंग में ना आ जाए जितने खर्चे होते हैं वो सारे के सारे उसकी कॉस्ट में शामिल किए जाते हैं। तो जो कॉस्ट होती है बेसिकली वो कैपिटल एक्सपेंडिचर होती है। इसकी रीज़न में लिख ले कि ऑल अमाउंट्स पेड अप टू द पॉइंट till the asset is ready for use are capital expenditure. Point number 8 है cost of redecorating a cinema hall. ये वाले एक्सपेंसेस भी आमतौर पर रेवेन्यू एक्सपेंडिचर्स होते हैं, बिकॉज नॉर्मली ये अखराजात आमतौर पर होते ही रहते हैं और इसकी वजह से रीडेकोरेट करने की वजह से हॉल की जो कैपेसिटी है वो इंक्रीज़ नहीं होती। तो इसकी रीज़न में लिख लें कि these expenses are recurring by nature and are often incurred to keep the business operations running. It does not add the capacity of the hall. Point number 9 है purchase of raw material. ये expenses भी revenue expenditures हैं, because ये जो expenses है ये भी आमतौर पर daily या weekly होते रहते हैं। तो इसकी reason में लिख लें आप these expenditures are recurring by nature and relate to the day-to-day operations of the business. लास्ट पॉइंट है कि वेजेस पेड फॉर एक्सटेंशन ऑफ बिल्डिंग। ये तो ऑब्वियसली कैपिटल एक्सपेंडिचर है, बिकॉज इसकी वजह से बिल्डिंग की जो कैपेसिटी है वो इंक्रीज़ हो जाएगी। तो और बिल्डिंग हमारी चूँकि फिक्स्ड एसेट्स हैं तो लिहाजा ये कैपिटल एक्सपेंडिचर्स हैं। तो आप इसकी रीज़न में लिख लें कि एक्सटेंडिंग अ बिल्डिंग विल इंक्रीज इट्स कैपेसिटी एंड इट इज़ ऑल्सो अ फिक्स्ड एसेट। Benefits of this expenditures have a life of more than 1 year. लिखा हुआ है जी prepare a trading profit and loss account and balance sheet of Mr. Umer for the year ended on 31st December 2011. इसमें कुछ डेबिट बैलेंसेस दिए हुए और कुछ क्रेडिट बैलेंसेस दिए हुए और इनका नीचे टोटल दिया हुआ है। एडजस्टमेंट्स है, क्लोजिंग स्टॉक है, गिवन आउटस्टैंडिंग सैलरीज दी हुई है, प्रीपेड रेंट दिया हुआ और डेप्रिसिएशन दी हुई है फर्नीचर पर 10% पर एनम। इसकी जो टिप है नॉर्मली जो आपको फॉलो करना चाहिए वो ये है कि जितने भी डेबिट बैलेंसेस और क्रेडिट बैलेंसेस दिए हुए इन दोनों का इंडिविजुअल टोटल इन्होंने लिखा हुआ, आपने इस टोटल को क्वेश्चन शुरू करने से पहले वेरीफाई करना है, क्योंकि ये दोनों टोटल आपको नज़र आ रहे हैं सेम हैं। तो क्या ये वाकई सेम है या नहीं है? अगर तो ये सेम है तो चांसेस है कि आपका क्वेश्चन ठीक हो जाएगा आपसे। अगर तो ये सेम नहीं है तो आप जो मर्जी कर लें, आपका ये बैलेंस शीट है वो इक्वल नहीं आएगी। ठीक हो गया। और दूसरी बात ये है कि आपको पता ही है कि ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट लॉस अकाउंट में जो आप का जो परफॉर्मा है उसमें जो डेबिट साइड है लेफ़्ट साइड पे उस पर डायरेक्ट एक्सपेंसेस लिखे जाते हैं और उसके ऑपोजिट क्रेडिट साइड पे डायरेक्ट इनकम्स लिखी जाती हैं जिसमें नॉर्मली सेल्स होती हैं। और इन दोनों का जो डिफरेंस है वो बेसिकली
ग्रॉस प्रॉफिट या ग्रॉस लॉस की सूरत में निकलता है। उस ग्रॉस प्रॉफिट या ग्रॉस लॉस को हम लोग ब्रॉट डाउन कर लेते हैं, तो हमारा आगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट शुरू हो जाता है। तो यहाँ पर आप जो है ना वो आप इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस डेबिट साइड में लिखते हैं और इनडायरेक्ट इनकम जो है वो आप क्रेडिट साइड पे लिखती हैं। तो अब यहाँ जो बैलेंस निकलेगा वो या तो आपका नेट प्रॉफिट होगा या वो नेट लॉस होगा। ठीक होगी बात। और उसके बाद बैलेंस शीट बना ली जाती है। अच्छा, डेबिट बैलेंस शीट में कैश लिखा हुआ है जो कि करंट एसेट्स में आएगा, डेटर्स हैं वो करंट एसेट्स में आएगा बैलेंस शीट में। ओपनिंग स्टॉक जो है वो डायरेक्ट एक्सपेंस है, परचेजेस डायरेक्ट एक्सपेंसेस हैं। फर्नीचर जो है वो बैलेंस शीट में फिक्स्ड एसेट में लिखा जाएगा। सेल्स रिटर्न जो है ये सेल्स में से सब्ट्रैक्ट करके लिखेंगे। सैलरीज जो है वो इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस हैं और रेंट ये भी इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस हैं। ड्राइंग्स जो है इनको बैलेंस शीट में कैपिटल में से हम लोग सब्ट्रैक्ट करेंगे। जो क्रेडिट बैलेंसेस हैं उसमें कैपिटल लिखा हुआ है, हम इसको बैलेंस शीट में लिखेंगे और इसमें हम लोग प्लस कर देंगे अगर नेट प्रॉफिट है और इसमें से सब्ट्रैक्ट करेंगे अगर नेट लॉस आता है। उसके बाद जो भी आंसर आएगा उसमें से हम लोग सब्ट्रैक्ट करेंगे ड्राइंग्स। ठीक हो गया। सेल्स लिखी हुई है ये हमारी डायरेक्ट इनकम्स हैं और जो क्रेडिटर्स हैं ये हमारी करंट लायबिलिटीज़ हैं, बैलेंस शीट में लिखेंगे। और परचेजेस रिटर्न्स जो हैं ये परचेजेस में से सब्ट्रैक्ट की जाएंगी ताकि हम नेट परचेजेस लिख सकें। ठीक होगी बात। अच्छा जी, क्लोजिंग स्टॉक दिया हुआ है एडजस्टमेंट में 15,000 का, हम इसको ऊपर लिख लेंगे। उसके बाद लिखी हुई जी आउटस्टैंडिंग सैलरी। तो आउटस्टैंडिंग सैलरीज जो है वो बेसिकली वो सैलरीज हैं कि जो अभी तक पे नहीं की गई, तो इनको रिकॉर्ड करने के लिए हम मैचिंग प्रिंसिपल या मैचिंग कॉन्सेप्ट यूज़ करते हैं। इस प्रिंसिपल के मुताबिक जिस टाइम पीरियड के एक्सपेंसेस होते हैं उसी टाइम पीरियड में इनको रिकॉर्ड किया जाता है। तो अब ये देखेंगे ये जो 2500 रुपीज़ की सैलरीज हैं ये बेसिकली दिसंबर 31 तक पे हो जानी चाहिए थी, लेकिन अभी तक इनको पे नहीं किया गया। तो चूँकि हमारी जो ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है ये 31 दिसंबर तक ही हम लोग बना रहे हैं, तो दैट इज़ वाई इन एक्सपेंसेस को यहाँ पर लाजमी हम लिखेंगे। ठीक है। जो मैचिंग प्रिंसिपल है वो भी यही कहता है कि जिस टाइम पीरियड के एक्सपेंसेस हैं उनको उस टाइम पीरियड में आप शो करवाएं, क्योंकि उन्हीं एक्सपेंसेस के अगेंस्ट आपने जो रेवेन्यूज़ हैं वो जनरेट किए होते हैं। तो यहाँ पर हम लोग जो 2500 रुपीज़ की जो सैलरीज आउटस्टैंडिंग है वो इसमें सैलरीज में प्लस कर लेंगे और एट द सेम टाइम जो आउटस्टैंडिंग सैलरीज है ये हमारी करंट लायबिलिटीज़ है जिसको बैलेंस शीट में करंट लायबिलिटीज़ की हेडिंग में लिखा जाएगा। फिर लिखा हुआ है जी प्रीपेड रेंट ₹1000। तो अगेन यहाँ पर जो मैचिंग प्रिंसिपल है वो यूज़ होगा। ये जो 1000 का रेंट है प्रीपेड है, इसका जो कंसर्न जो इसका ताल्लुक है वो 31 दिसंबर के बाद जो पीरियड शुरू होने वाला है ये उनसे मुतल्लिक है। तो दैट इज़ वाई हम इन एक्सपेंसेस को इसमें से माइनस करवा देंगे 7500 रुपीज़ में से। और एट द सेम टाइम यही 1000 हम लोग बैलेंस शीट में करंट एसेट्स की हेडिंग में इसको लिखेंगे। ये लास्ट एडजस्टमेंट है डेप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर 10% पर एनम। ये बेसिकली इनडायरेक्ट एक्सपेंस है जो हम लोग 30,000 का 10% लेंगे तो ये 3000 की अमाउंट बनेगी और इसको लिखेंगे हम लोग अपने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। और बैलेंस शीट में जाकर यही जो 3000 है ये फिक्स्ड एसेट्स में की हेडिंग में फर्नीचर में से 3000 माइनस कर देंगे। चलें जी, हम लोग ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बना लेते हैं। सबसे ऊपर लिखें बिजनेस का नेम मिस्टर उमर, नीचे लिखेंगे हम ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और टाइम पीरियड लिखेंगे फॉर द ईयर एंडेड 31/12/2011। लेफ्ट साइड पे जो है वो डेबिट साइड कहलाएगी और जो राइट साइड है वो क्रेडिट है। यहाँ पर अपनी करेंसी रुपीस लिख लेते हैं। स्टार्ट करते हैं ओपनिंग स्टॉक से 37,500 का। इसके बाद लिखेंगे परचेजेस 75,000 की और इसमें से लेस करेंगे परचेज रिटर्न्स, ये 2250 की हैं। जब इनको माइनस किया तो हमारे पास आया 72,750। क्रेडिट साइड पे जो डायरेक्ट इनकम्स हैं वहाँ पर आप लिख लीजिए सेल्स 135,000 की, इसमें से लेस करेंगे सेल्स रिटर्न, ये 3750 की हैं। तो सब्ट्रैक्ट करने के बाद अमाउंट बनी 131,250 और नीचे इसके लिख दें क्लोजिंग स्टॉक्स वो 15,000 का है। तो यहाँ पर मुझे जो क्रेडिट साइड है इसका टोटल थोड़ा बड़ा लग रहा है तो ये है 146,250। इस टोटल को डेबिट साइड पर भी लिख लेते हैं 146,250 और जब इसमें से माइनस किया हम लोगों ने ऊपर वाले तमाम अमाउंट्स को तो अमाउंट हमारे पास आती है 36,000 जो कि ग्रॉस प्रॉफिट है। इसको हम लोग कैरी डाउन कर देते हैं और यही ग्रॉस प्रॉफिट हम क्रेडिट साइड पे ब्रॉट डाउन कर लेते हैं। ठीक होगी।
अब यहाँ से हमारी जो ना वो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट शुरू होता है। तो सबसे पहले हम लोग लिखते हैं जी डेप्रिसिएशन। यहाँ 30,000 पर 10% जब कैलकुलेशन की गई डेप्रिसिएशन की तो वो 3,000 आई। और उसके बाद लिखते हैं सैलरीज 30,000 की, इसमें ऐड करेंगे आउटस्टैंडिंग सैलरीज जो कि अभी तक पे नहीं की गई 2500 की। जब इसको ऐड किया तो हमारा टोटल बना 32,500 का। नीचे लिखते हैं जी रेंट 7,500 का, और फिर इसमें से सब्ट्रैक्ट कर देते हैं हम लोग प्रीपेड जो रेंट है 1,000 का। जब उसमें से लेस किया तो 6,500 रुपीज़ हमारे पास बाकी बचे। क्रेडिट साइड पर हमारे पास कोई इनकम नहीं है, तो ये मुझे लग रहा है कि डेबिट साइड बड़ी है। यस, तो इसका टोटल किया तो ये 42,000 है। इसी टोटल को हम क्रेडिट साइड पे लिख लेते हैं 42,000 को, और माइनस किया 36,000, तो ये 6,000 का नेट लॉस निकला है जो कि ट्रांसफ़र किया जाएगा कैपिटल अकाउंट में। ठीक हो गया। अब हम बना लेते हैं जी बैलेंस शीट। सबसे ऊपर लिखते हैं मिस्टर उमर, नीचे लिखेंगे बैलेंस शीट एज एट 31/12/2011। लेफ्ट साइड पर एसेट्स लिख लें और उसके साथ करेंसी लिख रहे हैं, फिर लाइबिलिटीज़ लिखने और करेंसी लिखने और रुपीज़ में। तो शुरू करते हैं जी करंट एसेट्स। ये हमारे पास हेडिंग है, इस करंट एसेट्स की हेडिंग में लिखेंगे कैश 7,500 का, डेटर्स 15,000 के, क्लोजिंग स्टॉक्स लिखेंगे 15,000 का, और वो जो प्रीपेड रेंट था जो कि 31 दिसंबर के बाद के पीरियड के लिए तो वो यहाँ पर हमारा एसेट होगा, उसको लिखेंगे। और नीचे हम लोग बना लेते हैं हेडिंग फिक्स्ड एसेट्स की। इसमें फर्नीचर है 30,000 का, इसमें लेस कर देंगे डेप्रिसिएशन जो 3,000 मैंने कैलकुलेट की है। आंसर हमारे पास आया 27,000। यहाँ पर हम लोग करंट लाइबिलिटीज़ की हेडिंग बना लेते हैं और इसमें लिख लेते हैं आउटस्टैंडिंग सैलरीज जो अभी तक नहीं पे की 2,500 रुपीज़ की, और क्रेडिटर्स लिख लेते हैं 9,000 के। इसके बाद फिक्स्ड लाइबिलिटीज़ की हेडिंग बना लेते हैं और इसमें लिख लेते हैं कैपिटल 67,500 का। इसमें लेस कर लेते हैं जी ड्राइंग्स 7,500 की, जब उसमें से माइनस किया तो आंसर हमारे पास है 60,000 का। इसमें से लेस किया 6,000 का नेट लॉस, तो हमारे पास फिगर आई है 54,000 की। और जब इन तमाम टोटल्स को ऐड किया एसेट्स के टोटल को और लाइबिलिटीज़ के टोटल को, तो हमारे पास आंसर आता है 65,500। और ये दोनों टोटल्स जो कि सेम है, तो दैट इज़ वाई हमारा आंसर ठीक है। ठीक होगा जी, उम्मीद है कि आपको समझ आ गई होगी। अल्लाह हाफ़िज़।